नमस्कार मित्रों, जैसा कि अभी आप एनडीवीटी मस्ती की स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। अपने विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के बहुत ही जाने माने कृषि मौसम वैज्ञानिक और अपने नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में 3 दशक तक शिक्षण, शोध और प्रसार की गतिविधियों से किसानों की सेवा के लिए समर्पित एक ऐसे कृषि मौसम वैज्ञानिक का आज आकस्मिक निधन हो गया है, जो निश्चित रूप से हम सभी के लिए अपूरणीय क्षति है। अभी जब मुझे दोपहर में यह सूचना प्राप्त हुई तो मेरा व्यथित होना स्वाभाविक था। मेरा ही क्या, मेरे जैसे कई उनके विद्यार्थी हैं, आज भी हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। उन सभी की संवेदनाएं, उन सभी के जो श्रद्धांजलि का मैसेज है वो बराबर मिल रहा है। ऐसे में बहुत ही दुखद क्षण है और चूंकि आज एनडीवीटी मस्ती टीम की तरफ से मुझे पहले से तय निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर आज मुझे लाइव रहना था, तो मैं आप लोगों के सामने लाइव हूँ। लेकिन एक इतने बड़े वैज्ञानिक के बारे में चर्चा करना भी आज लाजमी है। शायद हमारे जो नए विद्यार्थी हैं, जो इस समय वर्तमान पीढ़ी के विद्यार्थी हैं, वो उनको उतना ना जानते हों, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा उनके विषय में बताऊंगा और मैं उसी बहाने आज अपनी श्रद्धांजलि अपने गुरु को अर्पित करूंगा। प्रोफेसर पद्माकर त्रिपाठी जी मूलतः सिद्धार्थनगर, पहले बस्ती था, बाद में सिद्धार्थनगर जनपद के रहने वाले हैं और 1971 में उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएससी फिजिक्स की पढ़ाई पूरी की। 1973 में वो एमएससी फिजिक्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद पीएचडी में उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। मेधावी विद्यार्थी रहे और हमेशा फर्स्ट क्लास में उनकी पोजीशन आती थी। टॉपर भी थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अपने समय के। और इसी बीच में उनको 73 में जब उन्होंने अपना एमएससी किया, उसके बाद में वहीं पर वो असिस्टेंट फिजिक्स के रूप में उनको वहाँ पे नियुक्ति मिल गई। उसके बाद वो 78-79 में पीजी कॉलेज बलिया में भी लेक्चरर फिजिक्स के रूप में उन्होंने काम किया और 1978 में उनका ARS एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट एग्रीकल्चर फिजिक्स के लिए सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, जो बहुत ही उस समय की, आज भी ARS काफ़ी प्रतिष्ठित है, आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। उसके बाद वो 1978 से 1982 तक जूनियर साइंटिस्ट के रूप में IGFRI, जो अभी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हो गया है, वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू किया एज एन ARS साइंटिस्ट। और 1982 में अपने नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर उनकी नियुक्ति हुई। तो उस समय एग्रीकल्चरल मीटेरोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था। उस समय यहाँ पर एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, जो अभी भी है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो हुआ करता था और एग्रीमेट्रोलॉजी जो है उसी में एक डिवीजन था उस खड़े। तो प्रोफेसर पद्माकर त्रिपाठी सर एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट एज एन एसोसिएट प्रोफेसर उन्होंने ज्वाइन किया 82 में और उसके बाद में 82 से 87 तक वो एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में रहे। 87 से लेके 1996 तक, उसके बाद जब एग्रीकल्चरल मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट की उन्होंने स्थापना की, उस समय मुझे लगता है त्रिपाठी जी वाइस चांसलर हुआ करते थे शायद, जो है उस समय एग्रीकल्चरल मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई और उस स्थापना काल से लेके और सेवानिवृत्त होने तक, जनवरी 2015 में वो सेवानिवृत्त हुए, जून तक सत्र लाभ पर रहे। जैसा कि नियम है विश्वविद्यालय में, शिक्षण कार्य से जुड़े लोगों को सेमेस्टर पूरा करने के लिए जून तक का सत्र लाभ दिया जाता है। और उसके बाद फिर वो अपने उस कार्यकाल पर्यंत तक वो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मौसम विज्ञान के विभागाध्यक्ष है। तो आप समझ सकते हैं कि उस विभाग को उन्होंने, जिस विभाग को बनाया,
और उसमें संसाधन लाए, उस विभाग को समृद्ध किया। मुझे याद है कि जब हम लोग विद्यार्थी होते थे, मैं 2001 बैच में एमएससी में मेरा एडमिशन हुआ, तो उस समय इनटेक कैपेसिटी 2 थी एमएससी की। तो 2 में अब आप सोचिए कि 2 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे वो। हालांकि और लोग जैसे फिजियोलॉजी के लोग, फिशरीज के लोग भी कोर्स लेते थे, लेकिन अगर मीटरोलॉजी का देखा जाए तो मैं 2 लोग रहते थे। तो हम लोग लैब में स्कूल पर बैठ के पढ़ते थे और वो भी आके वहीं बैठते थे। कभी उन्होंने अपने चैम्बर में नहीं पढ़ाया। अमूमन देखते हैं हम लोग कि कुछ प्राध्यापक लोग कहते हैं लाओ 1-2 लोग हैं चैम्बर में, नहीं, कभी वो क्लास में जाते थे और हमेशा वो बोर्ड पे चाक से पढ़ाते थे। अभी मैं लाइव कार्यक्रम आपका शुरू कर रहा था, उसके पहले प्रोफेसर ब्रजेश सिंह सर का फोन आया, जो DSW हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में। तो वो उस समय की याद बताने लगे कि गुरुजी मुझे 95 नंबर दिया था। हमारे लिए तो आज बड़ा मुश्किल है इस लाइव को करना, लेकिन कार्यक्रम पहले मैं सर के बहुत करीब और वास्तव में कोरोना काल में जा नहीं पाया, बहुत दूर। मैं उनके बहुत प्रिय विद्यार्थी देखा, शायद मैं निःशब्द रहा। जब मुझे सूचना हुई तो मेरे पास शब्द थे। मैंने सोचा मेरी मित्रों, मेरी 30 जुलाई को उनसे बात हुई। मैं 30 जुलाई को शाम में मुझे सूचना मिली कि अवध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर RS सिंह को कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। मैंने RS सिंह साहब चूंकि कृषि मौसम से जुड़े थे, हम लोग जो है उनको काफी समय से जानते हैं, एक ही क्षेत्र में काम करने के नाते मैं तो विद्यार्थी था। हमारी PhD की थीसिस जो है इवेल्युएशन के लिए गई थी RS सिंह, BHU में प्रोफेसर थे, हैं अभी भी, अब तो वाइस चांसलर हो गए। मैंने शाम में सर को फोन किया, हमने कहा सर RS सिंह सर वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद, अभी थोड़ी देर पहले RS सिंह सर का फोन आया, सूचना दिया उन्होंने, कल वो ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, कह रहे थे डॉक्टर साहब आप रहिएगा और मुझे ज्वाइन करा दीजिए, क्योंकि 3 अगस्त को रक्षाबंधन है, उसके बाद भाद्रपद लगेगा, तो अच्छा मुहूर्त नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ ज्वाइन कर लूँ। 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी का सॉरी 5 जुलाई को कार्यक्रम था, 5 अगस्त को कार्यक्रम था अयोध्या में, तो इस नाते उन्होंने सोचा कि मैं पहले ज्वाइन करके और मैं कार्यभार संभाल लूंगा, क्योंकि उधर व्यस्तता रहेगी प्रशासन की। तो मेरी वो 30 को उनसे बात हुई, यही मेरी लास्ट बात थी जुलाई में। तो मतलब अभी विद्यार्थियों से जुड़े रहते थे। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी भी उनके विद्यार्थी रहे हैं, तो अभी आशुतोष का भी फोन आया था, आशुतोष की भी बात हुई थी। मित्रों, बड़े खुशी की बात थी कि आशुतोष मिश्रा बहुत ही इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट रहे हैं। IIT दिल्ली में उन्होंने काम किया, USA में भी काम किया। और हाँ, नरेंद्र जी आप भी स्टूडेंट रहे हैं, नरेंद्र भी रहे हैं, उनके विद्यार्थी रहे, MSc नरेंद्र ने उन्हीं के अंडर में किया है। और उसके बाद में आशुतोष का सिलेक्शन अभी IMD में साइंटिस्ट के लिए हुआ। साइंटिस्ट C और D में संयोग से वेटिंग लिस्ट में है, हालांकि जिसका सिलेक्शन हुआ है वो भी 2 पोस्ट पे हुआ है, तो एक पोस्ट आशुतोष जी के लिए तो नियत ही है। तो अभी आशुतोष जी ने भी बताया उनको कि सर मेरी नियुक्ति हो गई है, तो बड़ा खुश थे वो। उन्होंने कहा अच्छा है, आप लोग तरक्की करिए, बहुत अच्छा लगता है। और अभी वो वर्तमान में सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय में बोर्ड मेंबर, क्योंकि जैसे राज्य विश्वविद्यालयों में होता है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, वैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बोर्ड के मेंबर थे। अभी थे, कार्यकाल उनका चल ही रहा था, समाप्त होने वाला था शायद कुछ समय में। तो इस तरीके से वो हमेशा कृषि मौसम के एक व्यक्ति का नहीं निधन हुआ है, एक युग का अंत हुआ। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए, पूरे उत्तर भारत के लिए दुख का विषय है। एक पहचान उन्होंने बनाई थी इस पूरे क्षेत्र के लिए कि कृषि मौसम विज्ञान को इतना लोकप्रिय बनाया।
मैं बता रहा हूँ कि आपको टीवी हो, दूरदर्शन हो या बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के अखबार हो, बिना उनके नमस्ते सर, कल मैं सर आपको सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, मैं सुन रहा था सर। नमस्कार श्रीवास्तव जी, मुझे अभी जी सर, अभी मुझे मालूम हुआ है कि त्रिपाठी जी का देहांत हो गया। जी सर। और मैंने त्रिपाठी जी के साथ जो है मेरा उनसे संबंध जो है गोरखपुर में भी था जब वो पीएचडी कर रहे थे। जी सर, जी सर। वो डॉक्टर कल्याण सिंह जो आपके जी 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 अवध विश्वविद्यालय में, जी हाँ, साथ में लोग थे। कल्याण सिंह हमारे रिश्तेदार थे। उस समय मैं एमएससी कर रहा था। वो लोग जो है गौतम बुद्ध में रहते थे, त्रिपाठी जी, और मैं संत कबीर में था। जी जी और जी जी। बाद में जो है त्रिपाठी जी के साथ मुझे काम करने का जो है कुमारगंज में भी बड़ा अच्छा मौका मिला। अच्छा सर, अच्छा। हाँ, बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत आवर कंडोलेंसेस भी दी, और उनके परिवार के लिए भी मेरी मतलब सांत्वना जो है। जी जी जी, बड़ा अच्छा रहा। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हाँ, नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक मैं यू तो सर। शिकागो से हम लोग 90 मील दूर हैं, विस्कॉन्सिन में। हाँ सर, मैं कल सुन रहा था सर, आपको सर के साथ थे, एससी सिंह सर के साथ, मैं नहीं, सुन रहा था त्रिपाठी जी जो है, अरे त्रिपाठी जी जो है उस समय डॉक्टर जी सर शर्मा थे। डॉक्टर शर्मा जी थे उस समय फिजिक्स के हेड, उनके अंडर उन्होंने पीएचडी किया था। बाद में वो शर्मा जी जो है वो गोरखपुर के वाइस चांसलर हो गए थे। जी 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 तो जी सर, जी हमारा त्रिपाठी जी का, और वो आपके कल्याण सिंह थे, हमारे गांव के एक शैलेंद्र सिंह थे, एक बीके सिंह भी थे सर जो आईएफएस थे। हाँ, वीके सिंह भी थे। केमिस्ट्री में जोगिंदर सिंह थे। आपके जूलॉजी में राज बहादुर सिंह थे जो जौनपुर के। जी सर, जी सर। वो जमाना था शीतल पांडे का, राजधारी सिंह का, जगदीश लाल श्रीवास्तव का। जी जी जी। तो हम लोगों का एक ग्रुप था उसमें गोरखपुर में जो है। अच्छा अच्छा सर, चलिए। मैंने एमएससी केमिस्ट्री से भी किया था गोरखपुर से उसी समय जो है। मैंने माइक्रोबायोलॉजी से दोबारा एमएससी किया था, माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी किया था। जी सर, जी सर, जी सर। तो कल्याण सिंह का और त्रिपाठी जी का हम लोग के बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध थे। और 1987 में जो है हमको मौका मिला त्रिपाठी जी के साथ कुमारगंज में काम करने का। ही वॉज ए वेरी नाइस मैन, नो डाउट। ठीक है, आप शुरू करिए, मैं भी सुन रहा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके सर, ओके सर। तो अभी देखिए सर यूएसए से संवेदना व्यक्त कर रहे थे, तो इस तरीके से उन्होंने कृषि मौसम को क्षेत्र में एक पहचान बनाई और किसानों के बीच में काफी लोकप्रिय हुए। अभी कुछ दिन पहले एनडीयूटी मस्ती टीम पर प्रगतिशील किसान श्रीमान राकेश द्विवेदी जी का लाइव हुआ था, मैं देख रहा था। राकेश द्विवेदी जी वगैरह उनके बड़े प्रशंसक थे। पंडित उमानाथ शुक्ला जी हैं जो क्षेत्र के प्रगतिशील किसान हैं। एक लंबी सीरीज है, उसका नाम लेना उतना आसान नहीं है। उनके विद्यार्थियों में पहले बैच में हमारे सीनियर थे श्री धीरज कुमार जी जो एमएससी नेट थे, उन्होंने मिनिस्ट्री में भी काम किया है, अभी वो काम कर रहे हैं, सरकारी सेवा में हैं। दूसरा विद्यार्थी मैं था, उनका पीएचडी एमएससी में। उसके बाद में उनके अंडर में पीएचडी किया। आशुतोष जी भी उन्हीं के विद्यार्थी थे, और आशुतोष इस समय भी पीएयू में है, फैकल्टी हैं। अभी आईएमडी में भी साइंटिस्ट में सिलेक्शन हुआ, मैंने बताया ही आपको। और शिवरदान यादव जी हैं, डॉक्टर एसपी यादव जो आनंद में फैकल्टी हैं, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। अभी त्रिपाठी जी उनके पास गए थे तो उन्होंने आंटी को और उनको घुमाया बाकायदा, वहाँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वगैरह ले गए। और शिवरदान किसी कमेटी में गए थे सर एआरएस वगैरह के पेपर और सेटर वगैरह में भी नाम उनका आता था। और तमाम यूपीएससी में एक्सपर्ट रहते थे, रिनाउंड हस्ती थे। एआरएस का नेट का सब पेपर बनाते थे, काफी मतलब लोग उनको बुलाते रहते थे। और नीरज कुमार उनके विद्यार्थी, नवसारी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और देखिए राजन बोल रहे, राजन की थीसिस अभी कराया, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बड़ी मदद की राजन की। राजन अभी साइंटिस्ट हैं, मेड साइंटिस्ट हैं रांची में। तो इस तरीके से सुधीर मिश्रा फैकल्टी हैं पीएयू में, उनके विद्यार्थी रहे। राजकुमार पाल फैकल्टी हैं पीएयू में, उनके विद्यार्थी रहे। मतलब एक लंबी सीरीज है, उसका नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है, इतने बड़े स्टेचर के कद के आदमी थे वो। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए तो आज हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं तो क्या बताऊं, मैं यहाँ हूँ इसलिए, नहीं तो मैं चाहता। हमारे यहाँ आईआईटीज में बड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स है, घर वर जाने के लिए बड़ी दिक्कत है, लौटने पे क्वारंटीन करने का और ये सब। तो आज मैं बड़ा मूड में था और मैं सोच रहा था कि एनडीयूटी मस्ती से मैं आग्रह करूंगा कि एक दिन सर का भी कराएं। अच्छे साइंटिस्ट हैं, कुछ मौसम की बात बताएंगे, हम लोग भी सीखते रहते थे। और
मेरा उनके साथ जुड़ा हुआ वर्ष 2001 से। एक्चुअली मैं बेसिकली आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं बीएससी मेरी साइंस स्ट्रीम थी और उसके बाद मैं अचानक इसमें आया एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर फील्ड हमारी पहले से नहीं थी। तो 2001 में जब मैं विभाग में आया तब हमारा सर से परिचय हुआ और मैं उनके साथ फिर एसोसिएटेड रहा काफ़ी समय तक। मतलब मैं वहाँ पे एमएससी किया, उसके बाद में मैंने सेवा भी किया विश्वविद्यालय के लिए, फिर उसके बाद पीएचडी किया। पीएचडी के बाद फिर मैं सीएसए गया, सीएसए से फिर आईआईटी आया, तमाम कालखंडों में रहा, लेकिन मैं सर के साथ जो है लंबे समय तक जुड़ा रहा। तो इस नाते अभी मीडिया के भी फ़ोन आए आज मेरे पास कि आप जो है उनके बारे में कुछ बताइए, खबर भेजनी है। डॉक्टर सुनील दुबे जी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनके विद्यार्थी रहे, तो उनका फ़ोन आया। तो फ़ोन आए तो आज मैं कुल मिला के मैं कार्यक्रम करने की स्थिति में नहीं था। मुझे लगा कि मैं सारा डाइवर्जन उधर हो गया और शॉक्ड रहा मैं अचानक। ऐसे में आप समझ सकते हैं कितने लंबे जुड़ाव के बाद, लेकिन नियत कार्यक्रम था तो मैं सोचा कि आज कार्यक्रम तो किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज सर को यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है कि सर के साथ काम किए हुए इतने विद्यार्थी उनसे सीख के देखे, यूएसए से सर ने फ़ोन किया। तो इस तरीके से यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके काम को हम लोग आगे बढ़ाएं। उन्होंने जो एक नींव डाली है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे आईएमडी हो, क्रीड़ा में भी उनको लोग जानने वाले थे। चूँकि कृपा 13 रिसर्च प्रोजेक्ट उन्होंने चलाए थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 13 रिसर्च प्रोजेक्ट के पीआई रहे हैं। एक प्रोजेक्ट लाने में लोगों को याद आ जाता है। और हम लोग बता रहे हैं आपको, विभाग में उस समय इतने संसाधन थे कि उस समय पहले क्या था कि एक फिजिक्स का कोर्स कंपलसरी होता था बीएससी में। तो मुझे लगता है कि उस समय सारे लोग उनका कोर्स पढ़े होंगे, पुराने विद्यार्थी होंगे। इसीलिए कई लोगों के फ़ोन आए, कई लोगों की मैसेज आए जब मैंने डाला तो, क्योंकि सभी उनका कोर्स पढ़ते थे और वो पुराने, उनका कंसेप्ट क्लियर रहता था। और सबका अपना अपना स्टाइल है, कंसेप्ट तो सबका क्लियर रहता है, लेकिन पढ़ाने का अपना तरीका होता है। किसी का ज़्यादा समझ में आता है, किसी का वे ऑफ एक्सप्रेशन कुछ और रहता है। तो जो भी है, मतलब लोगों का लगाव रहता था उनसे। तो इस नाते जो है उनके विद्यार्थी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं भी, पृथ्वी दिवस था 22 अप्रैल को, तो मैंने उत्तरांचल में एग्रीविजन में एक कार्यक्रम किया। तो मैंने सोचा कि मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, अपने गुरु को बुलाऊंगा मैं। तो मैंने उसकी शुरुआत उनसे कराई। मैंने संगठन के लोगों से कहा कि भाई मैं एक रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, आज विश्व पृथ्वी दिवस है, तो इस पर जलवायु परिवर्तन पर मानव जीवन का क्या प्रभाव है, इस विषय को लेकर मैंने उनका लेक्चर भी कराया। उन्होंने कहा आप वो लोगों को कराइए जो इस समय स्ट्रीम में है, जो बड़े नामचीन लोग। हमने कहा सब नहीं, आप पुराने लोग हैं, आप लोगों का होना चाहिए। तो अच्छा विषय रखा उन्होंने। कुल मिला के बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। आज वो नहीं है तो उनकी कमी तो हम लोगों को खलेगी। कुछ पूछना रहता था, कुछ करना रहता था। मुझे लगता है हम जैसे बहुत से विद्यार्थियों को कमी होगी। तो ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनके काम को हम आगे बढ़ाएं, आगे ले जाएं। मैं अब विषय पर आता हूँ। आज जो हम लोग चर्चा के लिए, अब उतना अच्छा तो विषय नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है कि विषय को तो शुरू किया जाएगा, कुछ चर्चा आप लोगों के साथ होगी। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक खेलता जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। कवि उत्तर क्या देता है,
जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। मित्रों, मैं कोई कवि नहीं हूँ और न ये पंक्तियां मेरी हैं, और इन पंक्तियों को कहने का आशय क्या है, ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई पंक्तियां हैं, जो उन्होंने रश्मि रथी के लिए लिखा था। आज जिस एनडीयूएटी मस्ती के मंच ने मुझे अवसर प्रदान किया कि हम आपसे संवाद करें, आपके बीच में अपनी बात रखें, वैसे कहने के लिए तो एक तरफ का संवाद है, लेकिन चूंकि आप मैसेज के माध्यम से मुझे जो आप कमेंट लिखेंगे वो मुझ तक आएगा, तो ये एक परिचर्चा है, ये कोई संवाद नहीं है, कोई भाषण देने के लिए मैं नहीं हूँ यहाँ पर, मैं आपसे बातचीत करने के लिए मुखातिब हूँ। इन पंक्तियों को आपने सुना, इन पंक्तियों को सुनने के बाद आपको ये लगा होगा कि एनडीयूएटी मस्ती का जो एक प्रयास है वो कितना सार्थक होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनके प्रयास में पूरी ईमानदारी है। उन्होंने एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया, कितनी मेहनत करते हैं इस टीम के लोग, कितना हाईटेक किया है। जब मैं देख रहा हूँ इधर पिछले कुछ दिनों से, देखिए आपका एक स्क्रिप्ट चल रही है, बाकायदा मेरा नाम लिखा हुआ है, बहुत ही हाईटेक किया हुआ है। इसमें श्रम लगता है, परिश्रम लगता है, समय लगता है, कुछ अर्थ भी लगता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे हो जाता है, एक सोच लगती है। कहने का आशय ये है कि अगर कुछ हमें इनोवेटिव करना है, कुछ नवोन्मेषी कार्यक्रम रखना है, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। न सिर्फ सोचने से काम होगा, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे कहा क्या गया कि पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड। जितना ही हम अपने को श्रम से मांजेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ही हम अपने में निखार लाएंगे। मुझे लगता है एनडीयूएटी मस्ती के लिए कुछ शब्दों की उनकी ये प्रशंसा काफ़ी नहीं होगी, इतना बड़ा उनका काम है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि एक ऐसा मंच उन्होंने तैयार किया है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम अपने विषय को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, हम लोगों की बात अपने तक ला सकते हैं कि कैसे वो हमसे क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। शायद आज इतने बड़े संकट के समय हमें श्रद्धांजलि देना था तो कोई एक मंच नहीं था, हम एक सोशल मीडिया पे दे देते, कुछ लोग अपना कमेंट कर देते, लेकिन ये रूबरू होकर जिस तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े हस्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये अवसर प्रदान कराने के लिए एनडीयूएटी मस्ती टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और ये पंक्तियाँ सिर्फ एनडीयूएटी मस्ती टीम के लिए नहीं, ये पंक्तियाँ हमारे विद्यार्थियों के लिए हैं, हम सभी के लिए हैं, समाज जीवन के लिए जो काम कर रहे हैं। और अभी देखिए जगदीश सिंह जी हैं, डॉक्टर जगदीश सिंह जग्गा जी, आप पंतनगर में कार्यरत हैं, आप यहाँ के पूर्व विद्यार्थी रहे, हमारे सीनियर थे, आपको बहुत बहुत प्रणाम है सर, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और मैं ये पंक्तियाँ एक आम लोगों के लिए भी हैं, विद्यार्थियों के लिए भी हैं, हम सभी के लिए हैं, क्योंकि इसमें अगर आप शुरू से अंत तक देखें तो ये एक तरीके से हमें प्रेरणा देती है। क्या प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा सदैव कर्मरत रहना चाहिए, अपने कर्म में रत रहना चाहिए। ये नहीं कि हम खाली भाग्य के भरोसे बैठे रहें, हमें मिलेगा, तो ऐसा संभव नहीं। मैं सबसे पहले अपनी चर्चा को 4 सेगमेंट में बांटूंगा। पहले मैं विद्यार्थियों की बात करना चाहूँगा। तो विद्यार्थियों के लिए बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिस एनडीयूएटी मस्ती के इस मंच पर बात कर रहा हूँ, इस पर तमाम कुलपति, हमारे आदरणीय माननीय कुलपति जी, निदेशक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, प्राध्यापक, विद्यार्थी, प्रगतिशील किसान, समाज जीवन के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे नामचीन लोग आ चुके हैं। मुझे इस मंच की मर्यादा और गरिमा का पूरा ध्यान है। वैसे भी मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं तो आपके बीच का एक विद्यार्थी हूँ, तो इसलिए मेरा कोई ऐसा नहीं रहेगा विषय। मैं इस मंच की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए रखूँगा। हाँ, जो सरकार और कृषि की कुछ नीतियाँ हैं जो छात्रों के लिए उपयोगी होंगी, किसानों के लिए उपयोगी होंगी, उनका जिक्र मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी दलगत राजनीति की कोई बात नहीं करूँगा इस मंच से, मुझे इसका भान है। तो मैं अभी विद्यार्थियों से मुखातिब हूँ जो हमारे इस नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, जो कुछ कृषि के विद्यार्थी होंगे,
कुछ पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय के विद्यार्थी होंगे, कुछ फिशरीज के होंगे, कुछ फॉरेस्ट्री के होंगे, तमाम स्ट्रीम्स के विद्यार्थी होंगे। तो वो मुझे शायद नए विद्यार्थी न जानते हों, पुराने लोग तो जानते होंगे काफ़ी लोग, क्योंकि मैं वहाँ, मेरा नाम मित्रों अरविंद कुमार है, लोग मुझे अरविंद श्रीवास्तव भी कहते हैं। अब आप कहेंगे 2 नाम आपका है, और मेरा परिचय बहुत छोटा है कि मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र हूँ, और वर्तमान में मैं IIT रुड़की एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशन में उत्तरांचल, देवभूमि उत्तरांचल के किसानों की सेवा में मौसम की योजनाएं, मौसम की जानकारी और उसके आधार पर कृषि की सलाह, ऐसा सेवा का कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पर सेवा इसलिए कह रहा हूँ कि किसानों के बीच में रहता हूँ, इस सेवा है, थोड़ा पारिश्रमिक भी उसका मिलता है मुझे जीविकोपार्जन के लिए, ऐसा नहीं कुछ निःशुल्क सेवा नहीं है। तो मेरा ये संक्षिप्त परिचय है। और अरविंद कुमार और अरविंद श्रीवास्तव नाम के पीछे चूँकि मुझे लोग लोकप्रियता, मैं एक श्रीवास्तव परिवार से हूँ, तो इसलिए लोग मुझे श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं, अरविंद श्रीवास्तव, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्स में अरविंद कुमार ही लिखता हूँ। पहले मैं भी अरविंद श्रीवास्तव ही लिखता था। मैंने देखा कि बड़े बड़े महापुरुष जो हैं वो अपनी नाम में उनका जाति का कहीं नहीं था, तो मैंने भी सोचा कि हम भी उनसे कुछ सीख लें। मैंने देखा कि प्रेमचंद्र जी इतने बड़े राइटर थे जिनको पूरे दुनिया के लोग जानते हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते थे। उनका नाम पहले धनपत राय श्रीवास्तव था, उन्होंने हटा के अपना धनपत राय ही रखा, प्रेमचंद हुए बाद में। शास्त्री जी का देखा कि उनके भी जो है नाम के आगे पहले श्रीवास्तव लगा था, उन्होंने भी, हमने कहा इतने इन लोगों से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, तो मैंने भी डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम अरविंद कुमार लिखा। मैंने देखा जयप्रकाश नारायण जी ने भी कोई जाति का नहीं लगाया, उसके बाद में और भी लोगों का देखा, तो मैंने अपना नाम अरविंद श्रीवास्तव रख दिया, तो इसलिए 2 नाम मेरा हो गया। और जहाँ तक परिचय का है तो मैंने आपके सामने अपना परिचय रख ही दिया है। अब मैं अपनी बात ये रखना चाहूँगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की सरकार ने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने लाई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उस एजुकेशन पॉलिसी में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारे विद्यार्थियों को और हम सभी को अवगत होना चाहिए। बड़े लंबे समय से हम लोग क्योंकि एग्रीविजन के लिए भी काम करते हैं, जो कृषि छात्रों के लिए एक संगठन है, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है, तो हम लोगों की ये मांग रहती थी कि जो भारत की कृषि है वो भारत की जड़ों से जुड़ी होनी चाहिए। जब तक हम अपने मूल्यों से नहीं जुड़े रहेंगे तब तक शायद हम उतना बेहतर कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे एक उदाहरण है कि आप कनेक्टिविटी की बात देखिए, हम आपसे हिंदी भाषा में कनेक्ट हो रहे हैं, तो भाषा क्या होता है, एक माध्यम है कनेक्टिविटी का। अब हिंदी चूंकि हम लोग जब पैदा होते हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों से हैं, तो हिंदी बोलते हैं, तो हम बेहतर तरीके से आपके सामने अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन चूंकि एक प्रोफेशनल लैंग्वेज और जो हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उसको भी जानना जरूरी होता है, और देशों में जाना है, दूसरे प्रकार के लोगों से बात करनी है, दूसरे राज्यों के लोगों से बात करनी है, तो ऐसे में इंग्लिश का भी जानना आवश्यक होता है। लेकिन जितना हम अपनी भावनाओं को अपनी भाषा में व्यक्त कर पाते हैं, शायद दूसरी भाषा में उतना बेहतर ढंग से नहीं व्यक्त कर पाते हैं, अपनी बात तो कह लेते हैं। तो हमेशा से एग्रीविजन जैसे संगठनों की कृषि विद्यार्थियों की ये मांग रही है, और हमारे वैज्ञानिकों की मांग रही है, प्राध्यापकों की मांग रही है कि जो देश की कृषि है, कृषि शिक्षा है, वो भारत की जड़ों से जुड़ी होनी चाहिए, इंडो-सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए उसका। इस दिशा में पिछले 4-5 वर्षों में काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी मंथन हुआ, कई चीज़ें उससे निकल के आई, तो उनका एक ड्राफ्ट बनाया गया। उन ड्राफ्ट को समय समय पर जो भी सरकारें रहीं उनको दिया गया, तत्कालीन सरकारें जो भी रहीं केंद्र में, तो उनके कृषि विभाग को दिया गया, ICAR को दिया गया। ये बड़े खुशी की बात है कि पिछले 5-6 वर्षों से कृषि नीति पर काम, शिक्षा नीति पर काम हो रही थी। हम लोगों की मांग थी कि देश में एक कृषि शिक्षा नीति होनी चाहिए। आज़ादी को 70 साल हो गए हैं, हमारे देश में अभी तक कोई कृषि शिक्षा नीति नहीं बनी थी। तो हम लोगों ने ये विषय रखा कि ये कृषि शिक्षा नीति होनी चाहिए। खैर, कृषि शिक्षा नीति तो नहीं आई, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें न सिर्फ कृषि को बल्कि सारे विषयों को उसमें समाहित किया गया है।
लॉ और मेडिकल को अलग रखते हुए बाकी सब विषयों को एक साथ इसमें जोड़ दिया गया है। अभी मैं पिछले दिनों में सुन रहा था, हमारे इस विश्वविद्यालय के बहुत ही ख्यातिलब्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर आर.के. सिंह साहब जो यहाँ निदेशक शोध भी थे और बहुत ही नामचीन, कई विदेशों में उनका अध्यापन हुआ, अध्ययन किया था उन्होंने, और इतना मल्टी डायमेंशनल उनका था, मैंने देखा, मैंने सुना, क्योंकि हम लोग उनके समय में विश्वविद्यालय में हम लोग नहीं थे, सौभाग्य हमको नहीं मिला था कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे इसमें। तो मैंने देखा कि वो काव्य रचना भी करते हैं, साहित्य पे भी उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा मतलब उनका बहुआयामिक व्यक्तित्व मैंने देखा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई मल्टी डायमेंशनल है तो उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हालांकि उनकी तमाम पुस्तकें हैं, तमाम उसको लिपिबद्ध किया उन्होंने और बहुत ही काम किया, कृषि के लिए काम किया, तो उससे हम लोग प्रेरणा लेते रहते हैं, उससे हम मार्गदर्शन उनका लेते रहते हैं। लेकिन ये हुआ कि ये खाली कृषि पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर किसी को उसके साथ कुछ और अच्छा लगता है तो वो बेशक उसमें पढ़ सकता है। पहले क्या होता था कि लोग जब खेल में अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसके माता पिता ये कहते थे कि भाई पढ़ाई करिए, खेल करने से काम नहीं होगा, जिससे आपको कोई काम धंधा मिल सके, नौकरी मिल सके, आप आगे चल के कुछ बन सकें। मतलब उसके पास कोई प्रतिभा होती थी तो वो बस सब हर चीज पढ़ाई करिए आप। भाई क्या मतलब की बात है, कोई किसी विधा में रहता था, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा है तो उसका कोई इवैल्यूएशन ही नहीं होता था। बच्चा अच्छी पेंटिंग बना रहा है लेकिन उसके माँ बाप को एक पेंटिंग बनाने से क्या होगा। कोई अच्छी कविता कर रहा है, अब उसका शौक है, कविता कर रहा है, ये भी एक कला है, हर आदमी कविता नहीं कर सकता है। लेकिन अब माँ बाप को ये लगता था कि कविता करने से क्या होता है। तो इस तरीके से मतलब अब एक शिक्षा को मल्टी डायमेंशनल किया गया कि नहीं, अगर उसके अंदर ये प्रतिभा है, काव्य रचना है, काव्य करने की उसकी कला है, तो उसको कम से कम हमें उसको पाठ्यक्रम में रखना चाहिए, उसका हमें उसका मूल्य आंकना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अमूल्य, वो उसका बिना मूल्य का है। तो शायद ये जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें जो है उसको समाहित किया गया है। इसके अलावा हम लोगों की ये भी मांग थी कि हमारी जो शिक्षा नीति है समग्र होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक बार कोई आयोग बना दिए, उच्च शिक्षा के लिए कुछ आ गया, कभी कोई आपने आयोग बना दिया तो वो जो है माध्यमिक शिक्षा के लिए आ गया, कभी प्राथमिक शिक्षा के लिए। एक समग्र शिक्षा नीति होनी चाहिए देश के लिए, जो मतलब विद्यार्थी जो बाल्यकाल से जो वो शुरू करे अपनी शिक्षा और उसके बाद से और किसी काम तक पहुंचने तक, रोजगार पाने तक उसके बारे में चिंता करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो नए विद्यार्थी हैं अक्सर उनके सामने ये समस्याएं रहती हैं, उनको लगता है कि रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरियां ये वो दुनिया भर का उनका टेस्टिंग चलता रहता है। जीवन में दो जगहों पर आपने देखा होगा कि एक ये मोड़ रहता है। एक रहता है जब वो स्ट्रीम चेंज करता है, उस समय उसको लगता है कि आर्ट साइड पढ़ना चाहिए, साइंस साइड पढ़ना चाहिए, कॉमर्स पढ़ना चाहिए, एग्रीकल्चर पढ़ना चाहिए। अब माँ बाप तो ज्यादातर साइंस पढ़ना चाहिए भाई, एग्रीकल्चर वगैरह का उतना उसको नहीं अच्छा लेते थे, हालांकि अब तो बड़ा अच्छा उसका वो चल रहा है। मेडिकल साइंस में भेजते थे, कुछ जिनकी शौक है लॉ में भेजते थे। तो अब ये जो अभी शिक्षा नीति हमारे विशेषज्ञों ने तैयार की है, उसमें उन्होंने स्ट्रीम का लफड़ा खत्म कर दिया। ये अच्छी बात हो गई है। बड़ा संकट रहता था विद्यार्थियों में, हम लोगों के पास भी फोन आते थे अभिभावकों के, भाई हम लोग शिक्षा प्राप्त किए हैं ऐसे अच्छे संस्थान से, तो उनको लगता था कि इनसे भी कुछ सलाह मशविरा लेना चाहिए। तो हम लोग भी उस समय क्या बता सकते हैं, क्या काउंसलिंग करें बच्चे की, उसके बारे में कुछ जान नहीं रहे लेकिन वो पूछते थे। तो एक तो इस संकट से निजात मिल गई अभिभावकों को। दूसरा क्या होता था कि अब खाली एक चीज आप उसको पढ़ा देते थे, दूसरा उसको ज्ञान ही नहीं हो पाता था। जब वो कोई एग्जाम में जाता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहां दुनिया भर की चीज पूछी जाती थी। तीसरी चीज क्या होती थी, कभी कभी बिना मतलब की चीज पढ़ा दी जाती थी। अब किसी का मन मान लीजिए उसको क्या है, पेंटिंग में है, अब आप उसको बिना मतलब का इतिहास पढ़ा रहे हैं, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, ये कब हुआ था, वो कब हुआ था। कहने का मतलब कि आपको जरूरत किस बात की है, विद्यार्थी का लगाव किस चीज में है, ये ना देख के बस हम ये कहते थे कि हाँ उसको बस दे दो जैसा होगा अपना, बस यही चीज पढ़ाना है उसको। तो हम लोग अक्सर विद्यार्थियों के मन में रहता था कि ये जो लॉर्ड मैकाले ने बनाया था 1853 में, वो शिक्षा नीति देश से कब जाएगी।
तो मुझे लगता है कि कस्तूरी रंगन जी के जो नेतृत्व में ये शिक्षा नीति आई है और काफी समय लगा उसको आने में, तो ये अच्छा है, एक सुखद संदेश है कि कोई अच्छी नीति आनी चाहिए, उसमें समय लगना चाहिए, नहीं कि कोई सरकार ये सोच ले कि उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा उसके पहले ला दो जल्दी जल्दी में, नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी चीज आए और अच्छी आनी चाहिए उसको, तो इस लिहाज से अच्छी है। अब मैं उसमें कृषि की बात कर रहा हूँ, ये तो समग्र शिक्षा नीति हो गई। कृषि के लिए हम लोगों ने उसमें करीब 19 बिंदु दिए थे, 17 या 19 बिंदु रखे गए थे, जिसमें से 12 बिंदु उस कमेटी ने लिए। जो शिक्षा नीति की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने उसमें से 12 सुझाव हम लोगों के उसको शामिल किया है। आप 20.3 पैरा में पढ़ेंगे, जो 180 पेज का ड्राफ्ट अभी आया है फाइनल शिक्षा नीति, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर पड़ी हुई है, उसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और अभी भी अगर आप लोगों को उसमें लगता है कि कुछ विचार आपको रखना चाहिए उसमें, मुझे लगता है कि मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से विशेष आग्रह करूंगा कि चर्चा में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हमने देखा कि जब कोरोना काल में ये फेसबुक लाइव के कार्यक्रम चल रहे थे, तो संयोग से मुझे कई लाइव कार्यक्रम करने का मौका मिला और अवसर दिया लोगों ने, संगठन ने दिया, तमाम और प्लेटफॉर्म में दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं देखता था एनडीवीटी मस्ती टीम हर लाइव को सुनती थी और शुरू से आखिरी तक सुनती थी, कई विद्यार्थी भी सुनते थे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि एक समूह में लोगों को इन सब चर्चाओं में रहना चाहिए। डॉक्टर विमल पांडे जी अभी हमारे बायर क्राफ्ट साइंसेज जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं इस पर भी आऊँगा विद्यार्थियों के लिए कि जो खाली ये कहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, कभी कभी लोगों को ये लगता है कि सरकारी नौकरी ही चाहिए, भले उनको 4th ग्रेड की मिल जाए, 3rd ग्रेड की मिल जाए, ये दिमाग से निकालिए आप। अभी आपके सामने विमल जी का चेहरा दिखा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कभी देखिए जाके इनका, राइस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोगों को सीखना चाहिए इनसे। और अभी संयोग से मुझे लगता है कि अब तो क्षेत्र इनका बदल गया है, फैजाबाद के जुरिस्डिक्शन में आ गई, जो अपना अयोध्या का मंडल है, तो आप कभी भी देख सकते हैं विश्वविद्यालय के पास में इनका फार्म है बायर का। इससे पहले डॉक्टर आलोक जी का काम बहुत अच्छा था, अभी तो फैकल्टी हो गए हैं और यहाँ पर सेवा दे रहे हैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें एक उस पर नहीं रहना है। अब जो शिक्षा नीति बनी है उसका यही कहना है कि आप जो है, मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो नौकरियों के चक्कर में उन्होंने इतना समय गंवाया, खाली सरकारी मिल जाए, क्लर्क की मिल जाए, काम तुरंत शुरू करिए। मैंने भी गुरु जी का बायोडाटा दिखाया आपको, 73 में उन्होंने एमएससी की डिग्री ली, उसके तुरंत बाद शुरू कर दिया। हम लोगों ने यही किया। देखिए मैं गांधी जी की कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार एक महिला अपने बच्चे को लेके, छोटा बच्चा था उसका, 4-5 साल का था, तो गुड़ बहुत खाता था। तो वो क्या हुआ कि उस समय गांधी जी की इतनी लोकप्रियता थी कि कुछ कह देते थे तो लोग कहना मान लेते थे, वो दौर चल रहा था उस समय की बात। तो महिला ने सोचा चलिए गांधी जी से ऐसे मिल भी आते हैं, बच्चे को मिला देंगे और उसे गुड़ के लिए उनको जो है कह देंगे तो मना कर देंगे। तो महिला गई और वो उनसे मिली, आती जाती थी, तमाम लोग मिलते थे। उसने कहा गांधी जी, बापू जी, ये मेरा बेटा जो है ये गुड़ बहुत खाता है, ज्यादा खाता है, तो इसके दांत खराब जाएंगे, वो छोटा है, इसको मना कर दीजिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, मना कर देंगे, दोबारा आना तो मना कर। फिर दोबारा गई, उसने कहा, फिर उनका ठीक है आना, मना कर। इस तरीके से 4 सप्ताह हो गया। उसको थोड़ा गुस्सा भी आने लगा कि अजीब हाल है भाई, 4 सप्ताह हो गया और गुड़ खाने के लिए जो है मना ही नहीं कर रहे हैं। तो गांधी जी ने 4 सप्ताह के बाद जब वो महिला गई, तब उन्होंने कहा कि बेटा, गुड़ ज्यादा नहीं खाया जाता, ये फायदा तो करता है लेकिन ज्यादा खाने से नुकसान करता है। तो महिला ने सोचा कि भाई ये इस तरीके से क्यों जो है, इन्होंने उसी समय इनको बता देना चाहिए था। तो गांधी जी ने फिर उसने पूछा गांधी जी से कि आपने 4 सप्ताह मुझे दौड़ाया क्यों, आपको उसी समय बता देना था कि इसकी इतनी सी बात बतानी थी। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे इतना समय खुद गुड़ को छोड़ने में लगा। गुड़ को जब तक मैं खुद खाना ना छोड़ दूं तब तक दूसरों को ज्ञान बताऊं कि बेटा गुड़ खाना नहीं चाहिए ज्यादा। तो मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे लोगों में हैं कि हम जब कोई चीज बताते हैं लोगों को तो वो खुद पहले अपना करना चाहिए, नहीं कि ज्ञान भाषण दे दिए और तब कोई मानता नहीं, आपकी प्रामाणिकता नहीं रहती। आपको अगर
अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ बात कहनी है तो आपको प्रामाणिकता बनानी पड़ेगी। मैं एक दो उदाहरण दूंगा, क्योंकि आज तो बड़ा विषय ऐसा था, मैं बहुत मूड बना के तैयारी किया था। एनडीओटी मस्ती ने मुझे अवसर दिया था, क्योंकि बड़े दिग्गज लोग थे, मुझे बहुत पहले अपॉर्चुनिटी दिया एनडीओटी मस्ती ने, मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन मैंने कहा भैया इतने नाउड लोग हैं और उनको आप पहले लाइए, हम लोगों की तो कहीं गिनती नहीं होती है। तो खैर उन्होंने कहा ठीक है सर, आप बात तो सही कह रहे हैं। तो मुझे अवसर मिला कि मैंने इतने पुराने अपने वरिष्ठतम छात्रों को देखा, सही इतने सीनियर्स को देखा जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैं तो चूंकि मैं कंप्यूटर का जो एक बेस होता है ना, ASDF वाला आपने देखा होगा, मैं वही हूँ, क्योंकि मैं 2000 बैच का हूँ। तो 2075 के विश्वविद्यालय है 75 की, तो 75 से पहले और इधर जितना मैं बीच के कालखंड का हूँ। तो आप देखते हैं कि जब आप कीपैड पर अपना उंगली रख के टाइप करते हैं तो वो उंगलियां बेस उस पे आ जाती हैं, बेस लाइन जो होती है ASDF पे ही लौट के आती हैं, ऊपर जाएंगी नीचे आएंगी। तो हम लोग ऐसे की थे तो ऊपर का भी जानते थे नीचे का भी, लेकिन जब एनडीओटी मस्ती ने उससे भी दिग्गज लोगों को लाना शुरू किया जिनको मैंने कभी मेरे दिमाग में नहीं था, तब मुझे लगा कि ये तो जो है बहुत ही अच्छा काम था। तब मैंने कहा मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं उस समय नहीं जुड़ा, मेरी तो क्या उस समय इतने लोगों के सामने। खैर अब मैं देर से आया, मैं टालते आज भी मेरा नहीं था, क्योंकि मैं भी पिछले 8 दिन से मैं आपको बताऊं व्यस्तता थी। अभी 22 तारीख को हम लोगों ने एक कृषि मंथन का कार्य किया था, उसमें अपने माननीय कुलपति जी भी थे, आचार्य नरेंद्र देव के आदरणीय कुलपति महोदय भी उस मंथन कार्यक्रम में थे, कई वाइस चांसलर थे। संयोग से उसका मुझे संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई, तो मुझे लगा कि थोड़ा तैयारी से जाना चाहिए। और मैं उस दिन जूम पे था, तो मैं बैकग्राउंड जो लगा रखा था उस दिन, मुझे पता भी नहीं था कि अपने कुलपति जी हैं, मैं उसमें ध्यान नहीं दिया। तो बैकग्राउंड में मेरे जो अपना इंस्ट्रक्शनल फार्म है, स्टूडेंट इंस्ट्रक्शनल फार्म, उसकी फोटो मेरे पीछे लगी थी शैक्षिक प्रक्षेत्र की। तो वही वो ऑब्जर्वेटरी और उसके पीछे जो ताड़ के पेड़ है और मेरी PhD रिसर्च ट्रायल का उस पर दिख रहा था। तो वो जो है अभी फोन लोगों के आ ही रहे, देखिए जम्मू से परमीन जी भाई साहब का फोन है, शायद उनको पता नहीं होगा कि मैं लाइव में हूँ। बहुत लंबी श्रृंखला है, वो इस समय वहाँ प्राध्यापक है जम्मू कृषि विश्वविद्यालय में, हमारे संगठनात्मक गुरु हैं और सीनियर हैं। तो अभी मैं सबसे बात करूँगा बाद में। आज मेरे लिए बड़ा मुश्किल का समय है, मेरा समय बहुत गुरु जी के साथ रहेगा। तो मैं वो फोटो लगा रखा था, तो जैसे ही मैंने वो मंथन का काम शुरू किया, वो नेशनल लेवल का कार्यक्रम था, अभी 22 तारीख को था। तो एक एग्रीविजन के राष्ट्रीय पालक अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी हैं आदरणीय श्रीनिवास जी, उनका कमेंट आया कि अभी जी आज बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं और आपने पीछे जो बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का लगा दिया। हमने कहा एग्रीकल्चर का मंथन है भाई साहब, तो मैंने सोचा अपनी ओरिजिनल फोटो लगाऊं जो हमारे कृषि फार्म की है, अपने विद्यार्थी जीवन की। तो जब कुलपति जी आए तो मुझे बड़ा गौरव की अनुभूति हुई कि हमारे उस विश्वविद्यालय के नेतृत्वकर्ता जिनको मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, और मेरे बैकग्राउंड पर उस विश्वविद्यालय की इतनी लहलहाती हुई फसल लगी हुई है, तो मुझे बड़ा गौरव का अनुभव हुआ। तो अच्छा लगता है कि जब अपने लोग अपने बीच में आना होता है। ऐसे फिर 28-29 को एक बड़ा कार्यक्रम था, वो भी नेशनल लेवल का था, उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मुझे रखा गया था, को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का दायित्व दिया गया। तो उसके नाते भी व्यस्तता थी, किसी सत्र का संचालन करना, किसी में वेलकम करना, तो बड़ा बिजी हेक्टिक शेड्यूल था। इसके पहले 27 को हम लोगों ने IMD के हेड डॉक्टर KK सिंह सर, जो पूरा नेशनल कोऑर्डिनेटर है ये सारी GKMS प्रोजेक्ट्स की, उन्होंने कहा उनकी इच्छा थी कि एक कार्यक्रम रख दिया जाए किसानों का। तो मेरी आदत है कि मैं कभी नहीं करता, मैं उनसे कह देता तो बाद में रख देता। मेरे नोडल ऑफिसर ने कहा कि 27 को रख लिया, मैंने कहा कर दीजिए सर, मुझे पता था 28-29 को मैं बिजी रहूंगा। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, किसानों को वेबएक्स पे मैंने कराया। अब आपको बड़ा ताजुब होगा कि बड़े अच्छे लोग नहीं जुड़ पाते हैं टेक्नोलॉजी से, क्योंकि उनको एक बार बताना पड़ता है। और KK सिंह सर की इच्छा थी कि उस कार्यक्रम में वीडियोज आए, फार्मर्स आए, मीडिया पर्सनल हों और प्रोग्रेसिव फार्मर्स हों, साइंटिस्ट हों, KVK के, और अच्छा रहा सभी लोग जुड़े। और इसलिए नहीं कह रहा हूँ सभी लोग जुड़े, सबका मैंने वहाँ पर ओपन डिस्कशन करा दिया, मैंने एक खुला सत्र कराया और लोगों ने अपने विचार रखे। तो हर तरीके के लोगों ने रखे, तब उनको लगा हाँ बड़ा अच्छा प्रयास है। लोगों ने शिकायतें भी की मौसम की, कि मौसम कैसा रहता है। तो इस तरीके से लगातार बिजी शेड्यूल था। तो एनडीओटी मस्ती का आग्रह था कि आपको एक दिन आना चाहिए। मैंने कहा आऊँगा। मुझे लगा कि अगर इस बार मैं मना कर दूंगा तो एनडीओटी मस्ती टीम को ये लगेगा कि ये बहाने कर रहे हैं, आना नहीं चाहते हैं।
तो अचानक इतनी हेक्टिक शेड्यूल, मैंने सोचा आज संडे है, कुछ अपने काम करूंगा, कुछ और विभागीय काम रहते हैं, IIT वगैरह का सिस्टम बड़ा अलग होता है काम करने का, तो इसलिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के बीच में आया और मुझे लगा कि आज मैं कुछ ज़्यादा मूड बना के आया था। मैंने सोचा कि NDAT मस्ती की इतने दिनों की तैयारी है, तो मैं बहुत पूरी प्रिपरेशन से था। मैंने सारे पॉइंट्स नोट किए थे, कई विषयों पर बात करनी थी और मैं बड़ी उम्मीदों के साथ में आज था कि मैं आपसे कई विषयों पर बात करूंगा और बड़ी सारगर्भित चर्चा करने वाला था। लेकिन अचानक दोपहर के बाद से मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया ऐसी खबर सुनने के बाद, तो थोड़ा डाइवर्जन हुआ। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर चर्चा भी आपके साथ करने के बाद, चूंकि एक टाइम शेड्यूल होता है, ऐसे प्रोग्राम्स का स्टैंडर्ड जो टाइम होता है 40-45 मिनट का स्लॉट होता है, वो अच्छा माना जाता है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है थोड़ी देर और चर्चा करनी चाहिए। तो इन सब कार्यक्रमों में मैं विद्यार्थियों की चर्चा कर रहा था कि उन्हें ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के सहभाग करना चाहिए। जैसे आदरणीय कुलपति जी गए, तब उन्होंने बड़े अच्छे विचार रखे। हालांकि उनकी उस दिन मीटिंग थी पूर्वांचल विकास परिषद के उपाध्यक्ष के साथ, उनका बड़ा बिजी शेड्यूल था, फिर भी वो उस कार्यक्रम में आए। क्यों? क्योंकि नेशनल लेवल का कार्यक्रम था, उसमें उनका विषय जो आया वो मिनिस्ट्री तक जाएगा, सरकार तक जाएगा, PMO तक जाएगा। तो विद्यार्थियों को चर्चा करनी चाहिए, कृषि में क्या समस्याएं हैं, मतलब विश्वविद्यालय में क्या समस्याएं नहीं, कृषि में क्या समस्याएं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की समस्याओं को तो वो हमारे आदरणीय कुलपति जी हैं, डीन हैं, डायरेक्टर हैं, उनको तो चार्ट आउट ही करेंगे। और इसके अलावा अभी हमें एक चीज और NDAT मस्ती से सीखनी चाहिए। आज तक मुझे इसके आयोजक हैं उनका नाम नहीं पता है, उनका चेहरा भी मुझे नहीं पता है कि कौन लोग हैं जो मुझे फोन करते हैं। इससे मुझे एक चीज ये पता चलती है कि जब कोई काम करना हो तो मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। हमें उस संस्था के लिए काम करना चाहिए जिस देश, क्योंकि जब हम अपना विकास करेंगे तो भाई देश क्या है, देश का विकास कैसे होता है, व्यक्ति से होता है। संस्था का विकास कैसे होगा, जब विद्यार्थी विकास करेंगे, वहाँ का हमारे प्राध्यापक विकास करेंगे, हमारे वैज्ञानिक विकास करेंगे, हम सभी विकास करेंगे, हमारे पुरातन छात्र जो हमारे एलुमनाई हैं, एलुमिनस हैं, वो काम करेंगे और इस तरीके से वो विकास करता है। तो हम अगर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, एक विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी समझे, तो विश्वविद्यालय के विकास खुद ही हो जाएगा, उसकी समस्याएं खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और हमने तो आपको इसीलिए कविता में पहले ही बता दिया कि कौन होता है दलित स्टेता, कौन हुआ भूखंड विजेता, कौन हुआ नवधर्म प्रणेता, कौन हुआ तो जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर नाम किया। थोड़ा बहुत कमी, एक कविता पढ़ा, इसको आप थोड़ा सा मनन करिएगा इस पे, तो ये कविता ही बहुत कुछ कहती है। अगर थोड़े बहुत विघ्न है तो कोई उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, भाई विघ्न रहती ही है, वही तो आगे आते हैं। बाकी जब सुविधा सब मिल गई और आप आगे चले गए तो उसमें क्या हुआ। आपने देखा होगा कलाम लाल साहब का नाम ऐसे थोड़े आता है, शास्त्री जी का नाम ऐसे थोड़े लिया जाता है, अटल जी का नाम ऐसे थोड़े लिया जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को लोग ऐसे थोड़े याद करते हैं, उन्होंने त्याग किया ना। तो इसलिए जो है हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि हमें ऐसे मंथन के कार्यक्रमों में जब भी कोई परिचर्चा हो, कोई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हो, तो वहां जाना चाहिए, वहां विषय रखना चाहिए, ऑनलाइन हो तो उसमें जाना चाहिए। लेकिन उसके जाने के पहले हमें विश्वविद्यालय स्तर पर तैयारी करनी चाहिए। हमारा एक समूह होना चाहिए, विद्यार्थियों का ग्रुप होना चाहिए। उस ग्रुप में बीच बीच में डिस्कशन होने, भाई देखिए 24 घंटे तो हम पढ़ाई करते नहीं है, कभी तो ऐसा समय आता है कि जब हमारे लिए थोड़ा फुर्सत का समय होना चाहिए, तो उस समय हम चर्चा कर सकते हैं देश में क्या चल रहा है, कृषि में क्या चल रहा है। अब एक विद्यार्थी, हमें संकोच होता है कि हम मौसम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अब बहुत विद्यार्थी भी ऑब्जर्वेटरी भेज दीजिए तो डेटा नहीं ले पाते हैं, PhD कर लेते हैं, बड़ा दुख होता है। हम लोग जाते थे उस समय, गुरु जी जिनकी अभी चर्चा की, भेजते थे डेटा लेने के लिए कि आज अरविंदो नहीं आया है ऑब्जर्वर डेटा, आप उधर से खाना खाते समय आना तो ले लेना। संयोग से मैं बाइक वाइक रखता था अपना, मेरा घर बगल ही है विश्वविद्यालय की। ऐसा अवसर कम ही लोगों को मिलता है कि प्राथमिक शिक्षा तो भले अपने गांव में प्राप्त कर लें, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं आज कई लोगों का नाम लेना चाहता था, अपने सीनियर्स का, और ऐसे जो हमारे आदरणीय कुलपति जो हैं, विश्वविद्यालय के लिए जिनका योगदान रहा है, और कुछ अपने बारे में बहुत अनछुए पहलुओं को बताने वाला था। मैं कभी चर्चा और आगे करूंगा, मुझे लगता है कि इनका टाइम स्लॉट भी थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा, जो एक निर्धारित समय होता है।
तो कुछ उसमें सार्थक बात हम लोग कर लेते हैं, बाकी तो और समय चर्चा करेंगे। तो एक तो ये करना है कि हमें चर्चा करनी है, एक ग्रुप बनाना है और उस पर संवाद करना है एक नियमित अंतराल पर। उससे जो मंथन में आता है उसको हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको और प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा ये मंथन का कार्यक्रम चल ही रहा है, मैं तो आग्रह करूंगा वहाँ के जो विद्यार्थी हैं कि एक नेशनल लेवल का उनको वेबिनार करना चाहिए भी, जैसे 27-28 को हुआ। आत्मनिर्भर भारत इसमें चल रहा है, कैसे कृषि में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, अर्थव्यवस्था में क्या योगदान हो सकता है, हमारे यहाँ जो श्रमिक लोग हैं इनका कैसे हम इनका उपयोग कर सकते हैं, किसान को हम कैसे समृद्ध कर सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले लोग जब अपना पढ़ाई पूरी करते हैं तो डॉक्टर बनते हैं या कहीं अपना वो मेडिकल का सेंटर खोल लेते हैं। इंजीनियरिंग का विद्यार्थी इंजीनियरिंग में जाता है और एजुकेशन का विद्यार्थी एजुकेशन में जाता है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि जो कृषि विषय का विद्यार्थी है वो कभी कृषि के बारे में नहीं सोचता है। तो इसके बारे में जो हमारी नीति है उसके बारे में बहुत ही अच्छा उसमें विषय रखा गया है कि विद्यार्थियों को सोचना चाहिए। और जो मैंने आपको कहानी बताई ऐसे नहीं बताई कहानी, हमने एंटरप्रेन्योरशिप भी किया है, बढ़िया से किया है। मैंने नर्सरी अच्छी चलाई है और वो करीब 13 स्टेट्स में मैंने डिसेमिनेट किया है आंवला और बेल जो यहाँ का था। तो मैंने अच्छा उसको चलाया है सेटअप, ऐसा नहीं था कि वो फेल हो गई, नहीं चली तो छोड़ दिया। और उसके बाद पढ़ाई किया तो पढ़ाई में हम लोग अच्छे रहे, मेरिट स्कॉलरशिप थी, गोल्ड मेडल था, उसके बाद में बेस्ट थीसिस अवार्ड ऑल इंडिया लेवल का था, तमाम अचीवमेंट्स थे। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन किया हम लोगों ने, सोसाइटी में अभी भी जो भी कंट्रीब्यूशन होता है समय देते हैं। जब आप समाज के लिए करते हैं तो कहीं ना कहीं एक साइड को कुछ देखना पड़ता है, कभी कभी परिवार सफर करता है, कभी कभी आपको कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, मुस्कुराहट रखनी पड़ती है, भले घर में कोई बीमार हो, लोगों की शिकायतें होती हैं, समाज, रिश्तेदार, परिवार सब सफर करते हैं, लेकिन आपको समाज को कंट्रीब्यूट करना है। देखिए आपको मिलता तो समाज से ही है ना। विद्यार्थियों के मन में भावना क्या रहती है, हमारे मन में समाज को हम क्यों दें, हमारे माँ बाप फीस दे रहे हैं, अरे भैया ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो आपकी उस फीस से नहीं हो रही। हाँ, इस समय शुल्क बढ़ गया है, वो भी हम चिंता कर रहे हैं, उसकी भी बात रखा गया है, रिवीजन ने रखा है, उसकी चिंता किया है। हम कोशिश करेंगे कि पूरे देश में एक समान शुल्क संरचना हो। कृषि विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनके पास इतना शुल्क का नहीं होता है, ये कोई MBA और उसमें नहीं बड़े घरों के उद्योगपतियों के बच्चे आ रहे हैं, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे नरेंद्र देव से भी तो आने चाहिए विचार, आप भी निकालिए ना, वहाँ मंथन करिए। वेटनरी के स्टूडेंट के बीच में फॉरेस्ट्री की क्या समस्याएं हैं, फिशरीज की क्या है, सरकार से किन नीतियों पर चर्चा की जा सकती है, आप करोगे ना। मैं तो वहाँ से पढ़ के चला आया हूँ और मेरे पास अब उतना जानकारी वहाँ के बारे में नहीं रहती है, तो आपको उसको रखना चाहिए। देखिए हमारे सीनियर RP सिंह सर, जिनका मार्गदर्शन अभी भी मिलता है, अभी परसों देखिए मैंने बात किया, अब आपका मैं आज तो बड़ा सोच के आया था, सबका मैं नाम लेता चर्चा करता। परसों एक किसान का मेरे पास फोन आया जो मेरे गांव के किसान थे। फोन क्या आया, उन्होंने धान की अपनी फसल को मेरे पास भेजी कि ये देखिए सर इसमें भाई साहब की कुछ हो लग गया है, रोग है कोई। मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है आप भेजिए, मैं कभी भी किसी को इनकार नहीं करता हूँ। मैंने तुरंत RP सिंह सर को उसको व्हाट्सएप किया और मैंने फोन किया, सर ऐसे ऐसे है, हमारे गांव के किसान हैं और इनको जो है आप बताइए क्या है। उन्होंने तुरंत कहा कि ये सीका बताइए निकलता है। किसान ने मुझे पहले ही बताया था कि इसका सीका निकल जाता है। मैंने कहा सर हाँ सीका तो निकलता है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने बोला कि मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप तो पकड़ लिए, इसकी जड़ी पकड़ लिए क्या है इसका। और उन्होंने उसकी समस्या का समाधान किया। मैं मतलब मेरे पास फोन, विद्यार्थियों के फोन आते हैं, मैं कभी किसी को नहीं करता हूँ। हमेशा याद रखिए आपके पास आदमी 3 परिस्थितियों में आता है, या तो अभाव में आता है, या आपके प्रभाव से आता है, या आपके स्वभाव से आता है। तो अगर अभाव से आता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। प्रभाव अगर आपका इतना प्रभावशाली है तब भी उसकी मदद करनी चाहिए। और आपका स्वभाव मदद करने का है, जैसे कर्णदानी था, उसका स्वभाव दान करने का था, कुछ नहीं था, कवच कुंडल ही दे दिया। तो मैं नहीं कहता कि आप इतना दानी बन जाइए कि आप अपना कुछ दे दीजिए, लेकिन कम से कम जो ज्ञान है उसको तो दे ही सकते हैं। तो आपको अब विद्यार्थियों का फोन आता है तो हम लोग उसको नहीं करते हैं। तो अभी RP सिंह सर का जब मैंने देखा कमेंट तो मुझे याद आया कि देखिए इस तरीके से हमारे विद्यार्थी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं देखना, NDOT मस्ती को आप देखते रहिए। इन्होंने इतना बढ़िया अभी वेबसाइट बनाई,
इनकी बड़ी अच्छी प्लानिंग है कि हम किसान को भी उस पर उनके लिए योजनाएं सूचनाएं रखेंगे। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम खाली बस वही कोर्स में लगे रहते हैं कि बस हाँ ये पढ़ लिया, नंबर का सिस्टम भैया खत्म कर दिया गया इसीलिए आने वाली, हालांकि आपको तो करना है, अभी आपको नंबर, आप नहीं समझिए कि इतना जल्दी हो गया, अभी तो उसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आने इसीलिए खत्म किया गया कि हम कोई व्यवहारिक ज्ञान लें। हमने देखा कि सॉइल साइंस के विद्यार्थी पीएचडी करके निकल जाते हैं और एक सॉइल एनालिसिस करना होता है, कर ही नहीं पाते। क्या पढ़ाई, इस पढ़ाई का फायदा है क्या? आप जरा कल्पना कीजिए, विद्यार्थी को पता नहीं होता है कि कौन सी चीज सोशल मीडिया पे लोग देते हैं। अब आप बताइए कि सोशल मीडिया पर आप चीजों को देते हैं तो जरा सा उस पर आप सीख के दें, अच्छा से दें, प्रस्तुतिकरण जैसे एनडीओटी मस्ती का वैसे भी फेसबुक लाइव चलता, क्या बुराई थी? चलता, अच्छा चलता। लेकिन आज उन्होंने क्या किया कि इसको बढ़िया हाईटेक बनाया, इन्होंने बढ़िया नीचे आपकी पट्टी चल रही है जैसे टीवी पर चलती है, लोगों के कमेंट सामने आ रहे हैं, आपको ड्रैग करके नहीं देखना है। कोई कम जानकार है सोशल मीडिया का तो वो भी देख सकता है। आप भी पोस्ट डालिए तो उस पर एक कैप्शन डाल दीजिए, फोटो डाल रहे हैं क्या है भैया, उसको कोई जान सके, नीचे एक डेट डाल दीजिए कब की है, पुरानी फोटो डाल देते हैं और उसको 4 महीने बाद आपने पोस्ट कर दिया, कोई रिलेवेंस नहीं उसका, किस परिप्रेक्ष्य में डाला गया है। मुझे लगता है इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, 1 घंटे का स्लॉट हो गया इनका और चर्चा बहुत करना चाहता था लेकिन समय मुझे इसकी इजाज़त नहीं देगा। और मैं बहुत ही आभारी रहूँगा हमारे आदरणीय कुलपति प्रोफेसर बीबी सिंह सर का मैं नाम लेना चाहूँगा। हम लोग जब एमएससी करके निकले उसी समय मुझे बेस्ट थीसिस अवार्ड के लिए अनाउंस हो गया, अखबारों में मेरा न्यूज़ आया, लोग सर के पास, सर का बड़ा योगदान विश्वविद्यालय के विकास में रहा है। मैं कहता हूँ कि उस समय उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उसका परिणाम बाद में आया, अदरवाइज विश्वविद्यालय खाली हो गया होता। हम लोग कोई उनके पास गया सिफारिश में तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए अभी एक विद्यार्थी हमारा बेस्ट थीसिस अवार्ड पाया, उसको तुम्हें समाज, उन्होंने बुला के कहा हेड साहब को जिनकी आज डेथ हुई है, वो विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा ये अरविंद को कहीं आप तुरंत उसको लगाइए। फाइल मेरी तुरंत तैयार कराई उन्होंने और मैं उनको थैंक्स देने गया, लाइन लगाना पड़ा, 2-4 लोग 10 लोग तो मिलने वाले रहते ही थे सर के। सर जैसे मुझे देखे कहे कि कर तो दिया तुम्हारा, हमने कहा सर मैं तो थैंक्स करने के लिए आया हूँ। उसके पहले उपाध्याय भाई साहब थे, डॉक्टर संदीप उपाध्याय जी हमारे सीनियर, उन्होंने कहा भाई तुम जाओ, तुम्हारे जूनियर पहले तुम मिल के आओ, मैं बाद में जाऊंगा। तो मैं मिल के आया तो मैंने कहा सर आपने कर दिया, मैं तो थैंक्स करने के लिए आया था, प्रणाम करने के लिए। कहे अच्छा, चूंकि मैं ग्रीटिंग्स वगैरह भेजता रहता था, कोई भी कुलपति रहता था मैं भेजता रहता था। सर का अटेंडेंट मेरे कमरे पर लेके आ जाता था, एमएससी में हॉस्टल में रहता था यमुना में, तो 27 नंबर लेके जाते थे। वो एक लंबे थे नेताजी, वो हम लोग के बड़े प्रिय थे। पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा हम लोगों का है कि 10-20 किलोमीटर की परिधि में लोग जानते हैं, शैक्षणिक परिवार से हूँ। तो मैं और चर्चा कभी करूँगा। हमारे तमाम सीनियर्स थे, डॉक्टर देवेंद्र मोहन सिंह जी, डॉक्टर आरपी सिंह सर, डॉक्टर विनायक प्रताप शाही, डॉक्टर बीएन पाठक। और मैं एनडीओटी मस्ती से अनुरोध करूँगा कि ये जो प्रगतिशील किसान है विश्वविद्यालय के, इनको भी वो लाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका उद्बोधन हो जाएगा। देखिए हमारे रघु सिंह सर यूएसए से लगातार सुनते हैं, सर बहुत अच्छा लगता है, आपको बताइए उतनी दूर से हम लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं, कितना डेप्थ ऑफ नॉलेज है, वाइड आपका, इतने ज्ञान को हम लोग कभी जरूर लेंगे सर। और विश्वविद्यालय में कंट्रोलर ऑफिस में बीपी सिंह भाई साहब हुआ करते हैं, वो हम लोग के बड़े भाई। पहले क्या होता था, बीबी सिंह सर कहते थे कि मैं कंट्रोलर ऑफिस को सही कर दूं अपने उद्बोधन में 15 अगस्त के, तो जानिए सब कुछ सही कर दिया। वो अपने सार्वजनिक उद्बोधन में कहते थे कि मैं सब पूरा सही कर दिया। बड़ा टेरर टेम्पो उनका था, हम लोग बहुत डरते थे। हालांकि सर की भी पर्सनालिटी ऐसी थी और हम लोग भी फिजिक्स में ऐसे ही शुरू से हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग को भी अंडर एस्टिमेट, लेकिन सर का इतना मतलब प्रशासनिक क्षमता इतनी जबरदस्ती, हम लोग कांप जाते, जैसे हॉर्न बजा देते थे। ड्राइवर का था कि हॉर्न बज जाता था, हम लोग तुरंत सन्नाटा हो जाता था। तो उनका था कंट्रोल ऑफिस, बीपी सिंह भाई साहब थे, हम लोगों के बिल वाउचर तमाम बाबू लोग रोक लेते थे। वो पता नहीं क्या उनका इंटेंशन रहता था, कहते भी नहीं थे, कुछ रोक लेते थे। थोड़ा बगल का था, मैं बचाता था कि कुछ किसी से झगड़ा झंझट ना हो जाए। तो एग्रेसिव था, कायस्थ परिवार से था, एग्रेसिव बहुत कम होते हैं कायस्थ के बारे में बड़ा है कि बड़ा डरपोक होते हैं। तो बीपी सिंह भाई साहब के पास हम लोग जाते तो बैठाते थे और चाय भी पिलाते थे, बोलते थे बैठो, उससे बताते थे कि वो अरे देखने में बड़ा ऐसे है, उसका काम कर दो, उसका बिल नहीं रोको, नहीं तो आप जानते नहीं उसको बड़ा सामाजिक आदमी है, फिर
आपको कह ही देगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी कि 10 लोग आपको कह देंगे। मेरा काम हो वो मैं भेज देते थे, तुम जाओ तुम बिल के चक्कर में ही। तो एक प्रगतिशील किसान बाबू आद्य प्रसाद सिंह है, अभी केले की खेती वो कर रहे हैं। मुझे लगता है एनडीओटी की मस्ती को बुलाना चाहिए। आरके सिंह सर के समय और कीर्ति सिंह साहब के समय के किसान हैं वो, क्योंकि ये लोग तो बड़े दिग्गज लोग हैं, इनका नाम लेना ही हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय होता है। और इस तरीके से बहुत हमारे जो पुराने लोग हैं उनको समय देना चाहिए, हालांकि इनकी लिस्ट में होंगे भी, उनको समय देंगे। और मैं आज चूंकि मेरी मनोव्यथा ऐसी है कि मैं ज्यादा नाम किसी का नहीं ले पा रहा हूँ। कल एचसी सिंह सर जब चर्चा कर रहे थे तो आधी चर्चा तो उनकी बिजली की समस्या की बात कर रहे थे कि डीवी सिंह सर ने उसको सॉर्ट आउट किया। तो उसके लिए तो मैं पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा विश्वविद्यालय के जो हमारे पुराने जो वरिष्ठ लोग हैं, कि अपने पूर्वजों की तरफ से क्षमा चाहूंगा कि उन्होंने इतने रिमोट एरिया में विश्वविद्यालय को स्थापित किया, लिए उसके लिए मुझे क्षमा करें। हालांकि हम लोगों का उससे गौरव बढ़ा कि वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग थे, सड़कें आप देखते थे, जंगल था, वो सब लोग बताते ही हैं, आप लोगों के उसमें सुना मैंने लाइव में। और लेकिन बिजली नहीं रहती थी। तो एक बार 2000 में साइंडाई हुआ, उसके लिए वो बड़ी लंबी कहानी है, दगनी साहब के समय में। उसके बाद बीबी सिंह सर उस समय डीन थे, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। और हम लोग आंदोलन करते थे, विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता हुआ। डॉक्टर परमेन सिंह जी मुझे लाने वाले थे विद्यार्थी परिषद में, तो छात्रों के लिए बड़ा अच्छा एक राष्ट्रीय मंच है। मुझे लगता है कि कोई ऐसी विध्वंसात्मक गतिविधियों में कभी नहीं संलिप्त रहा, बड़ा उसका अपना इतिहास रहा विद्यार्थी परिषद का। तो हम लोग आंदोलन का आज भी कटिंग मेरे पास रखी है 2000 की, आप कभी मैं दिखा सकता हूँ आपको। कहने का मतलब ये हुआ, तब बीबी सिंह साहब लाए, उसका क्रेडिट बीबी सिंह साहब हो गया, क्योंकि हम लोग तो आंदोलन ही कर सकते हैं ना, विषय को उठा सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो सर के पास थी, लेकिन वो बड़ा दुरूह काम था, वो मील का पत्थर साबित हुआ। और सर ने बड़ी नियुक्तियां की और उन नियुक्तियों का लाभ मिल रहा है, नहीं तो विश्वविद्यालय खाली हो गया होता। आज कोई काम ही नहीं करने वाला होगा तो काम कौन करेगा। वृक्षारोपण का काम कराया था, वो काम दिया, बाद में उसका कटाई से बड़ा फायदा विश्वविद्यालय को हुआ। और चूंकि हम लोग ज्यादा लोगों के कार्यकाल में नहीं रहे, कुछ एक विश्वविद्यालय के कुलपतियों की निगाह पे मैं रहता था, हालांकि हम लोगों की कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं रहती थी। एक मैं अपने छात्र जीवन का वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ करप्शन, यूथ अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन चल रहा था युवाओं का। तो उस समय कांग्रेस के वो थे गवर्नर साहब, चूंकि कांग्रेस विचारधारा की थी, केंद्र में सरकार थी, तो अमूमन हमारे कुछ लोग कुलपति लोग ऐसे होते हैं जो विचारधारा में चले जाते हैं। हालांकि और पूर्व के कुलपति तो ऐसा नहीं थे, एक आध लोग थे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा। तो उनको लगा कि ये आंदोलन जो केंद्र के खिलाफ है, ये है वह है। विद्यार्थी लोगों का एक समूह निकला हॉस्टल से, और उसमें एक काम्बोज लड़का हुआ करता था विद्यार्थी, और तमाम करीब 200-300 विद्यार्थी निकले। नमस्ते आलोक जी, विद्यार्थी हैं, शोधार्थी आलोक जी, प्रणाम प्रणाम। तो वो समूह जो है विद्यालय से निकला 5 बजे के बाद, और वो यूथ अगेंस्ट करप्शन, वही अन्ना जी का चल रहा था, बड़ा करप्शन था, ये था वो था। तो मैं उसमें शामिल नहीं हुआ। उस समय जो लोग DSW ये लोग थे, उनकी प्रतिष्ठा आ गई, अरे कुलपति जी क्या सोचेंगे, हटा देंगे पद से। तो वो लोग अपना पोजीशन बचाने के चक्कर में, मैं 5 बजे जब छुट्टी हुई, बाइक उठाया, मैं कुमारगंज चला गया। और वहीं एक दिनेश टी स्टॉल हुआ करती है, कुमार टी स्टॉल, सब लोग बड़ा फेमस है, सभी जानते हैं। वहां पहुंचा तो यात्रा उस समय वही थी, विद्यार्थी का सब पूरा समूह भी वहीं पहुंच गया, और मैं भी अपने बस मैंने भी उसमें शामिल हो लिया, और क्या हाथ उठा दिया ऐसे ही, और उसकी फोटो, वही फोटो अखबारों में सवेरे आ गई। और उस समय हमारे एक बहुत ही सीनियर और मार्गदर्शक थे, वो भी अखबार में थे, उन्होंने भी खबर लिखी। संयुक्त से विश्वविद्यालय में भी थे, मीडिया के लिए देखते थे, और हमारे तो बड़े ही अजीज और शुभचिंतक में, मतलब बड़े भाई जैसा। अब वो सवेरे सब अखबारों में आ गई। मौसम विभाग से मैं जुड़ा था, तो खबर और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट ये सब बड़ा कृपा रहती थी, उन लोगों की खबरें हम ही लेते थे। और हेड साहब बिजी रहते, तो पहले मैं बताता था, उसके बाद वो खाली जिस्ट बताते थे, पद्माकर सर जो आज नहीं हमारे बीच में। तो इसलिए मीडिया से बड़ा मेरा लगाव रहता था। लगाव क्या, स्वाभाविक था, एक दूसरे के पूरक थे। अब खबर आ गई तो भाई लोगों को मसाला मिल गया, वो BC साहब के पास गए, और उन्होंने उनको चटपटा रहे, देखिए साहब रजिस्ट्रार हैं, वो पद्माकर जी उनका विद्यार्थी है, मैं PhD भी कर रहा था उस समय, और प्रोजेक्ट भी कर रहा था, और ये देखिए, और राजनीति सब हो रही है, आप रजिस्ट्रार बनाए हैं उनको, और उनका विद्यार्थी आंदोलन आपके खिलाफ, आपने मना किया था कोई नहीं जाएगा, यही लीड कर रहा है। अरे मैं हॉस्टल में रहता भी नहीं था, मैं PhD में, लेकिन अब सवेरे तलबी वही जो होता है,
पद्माकर जी को फोन गया, भाई आपका विद्यार्थी नेतागिरी कर रहा है, ये खबर है, उसकी फोटो है, नाम ही होता तो चल जाता। मैं सोचा कि भाई मैं तो यूथ अगेंस्ट करप्शन में गया था, अगर गया भी था 5 बजे के बाद गया, कोई विश्वविद्यालय का समय भी नहीं था। अरे इसको निकाल दीजिए, बाहर करिए। वो बोले कि साहब पीएचडी कर रहा है। अरे पीएचडी हटा दीजिए, इसका ट्रायल फेल कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैंने कहा मैंने कौन सा गुनाह किया, हेड साहब बिगड़ गए, तुम क्या नेतागिरी करते हो? अरे हमने कहा आप पूछ लीजिए, भाई साहब थे वहाँ, खबर लिखा उन लोगों ने, मैं तो वहाँ मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे अगेंस्ट करप्शन में क्या कहे, माफी मांग लो। हमने कहा माफी तो मैं नहीं मांगूंगा जाके। अरे तुम अपनी जिद करते हो, नौकरी से निकाल दिए जाओगे, पीएचडी नहीं हो पाएगी। हमने कहा सर नहीं हो पाएगी। नहीं, माफी किस बात का भाई, करप्शन के खिलाफ आंदोलन है, मैं उसमें जाके माफी मांगू, ये नहीं होगा। कमल नयन जी थे उस समय, संयोग से इस समय बड़े प्रचारक थे वो, तो उस समय वो लीड कर रहे थे यात्रा को, कानपुर में है। मैंने माफी नहीं मांगी। संयोग देखिए मेरा क्या हुआ कि उसी बीच में मुझे आईएमडी की एक ट्रेनिंग में दिल्ली जाना पड़ा, और मैंने अपना टूर फाइल अप्रूव कराने के लिए भेजा रजिस्टर डीआर साहब को, और डीआर साहब ने उसको नॉट अप्रूव कर दिया। आईएमडी में के सिंह सर, जिनका कार्यक्रम परसों किया, जो हेड हैं, उन्होंने कहा यार तुम्हारे साथ यही दिक्कत है एनडी के साथ, ये नेशनल लेवल की ट्रेनिंग है, उसमें आना चाहिए, और आप आओ, आप आओ, मैं बात कर लूंगा। हमने कहा ठीक है सर। मैं बिना टूर अप्रूवल के चला गया। अब टूर अप्रूवल के बिना चला गया, और उसी के बाद दूसरे दिन बीसी साहब, राठौर साहब डीजी थे, उनसे मिलने चले गए। वो जो बीसी साहब उस समय थे, मैं नाम नहीं लूंगा, और वहां संजोग से मेरे नाम का एक पर्चा राठौर साहब की टेबल पे रखा था, अरविंद श्रीवास्तव पर्चा रखा था, और उनको उन्होंने बताया कि एक विद्यार्थी है और बड़ा ही कर्मठ है वो। संयोग से आज भी आईएमडी के साइट पर तमाम रिसर्च पेपर हैं, उनमें मेरा नाम है कई पेपर्स में, मैं फर्स्ट ऑथर हूँ। तो उन्होंने बताया, के सिंह सर लोग और भार्गवा साहब आईएमडी के उस समय मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि साहब ये विद्यार्थी है वहाँ, और सुना उसका टूर नहीं हुआ, ट्रेनिंग के लिए आया था, बड़ा कर्मठी है, मेहनती है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का नहीं है, कोई बड़े परिवार से नहीं है, लेकिन उसका काम ऐसा है कि थोड़ा उसको अगर आप थोड़ा उसके सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे अच्छा होगा। दूसरे दिन जब बीसी साहब लौट के आए दिल्ली से, तो शाम में 5 बजे उनके पीए ने मुझे फोन किया। हम लोग किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, विभाग में किसी के यहाँ कार्यक्रम था, तो बीसी साहब का फोन बीसी ऑफिस से फोन आया। मैंने स्क्रीन पर नंबर देखा, तो एक बार तो मैं समझ गया कुछ बात हो गई। मैंने फोन उठाया, अमरनाथ जी का फोन था, उस समय वो उनके कार्यालय में थे अमरनाथ जी। उन्होंने कहा कि कुलपति जी आपको याद किए हैं, आप कहाँ हैं? हमने कहा मैं तो बस निकल रहा हूँ, 5 बज गया है। इतने पर उमेश पाठक जी उस समय मीडिया प्रभारी हुआ करते थे, तो उनके पास फोन गया। वो हमारे बड़े भाई जैसा उनका सानिध्य मिलता था। लोगों ने बताया कि अरविंद ने लगता है कुछ बवाल किया है। फिर बीसी साहब का फोन आ गया, अभी एक मामला थमा नहीं था, दूसरा फिर आ गया है। तो मैं जो है, मैंने अमरनाथ जी से कहा मैं आ रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, मेरा बड़ा बेदाग रहता था चरित्र, कोई ऐसा कुछ नहीं था, बड़ी खुली किताब ओपन था। तो मैं गया, अपना बाइक लगाया नीचे, और मैं नई बिल्डिंग में, यही ऑफिस था जो अभी बीसी वाला ऑफिस है, और मैंने अमरनाथ जी ने फोन किया बीसी साहब को कि वो आ गए हैं। उन्होंने कहा भेजिए अंदर। मैं गया, मैंने उनको प्रणाम किया शिष्टता से, और उन्होंने कहा कि क्या नाम है? मैंने बताया अरविंद नाम है। हमने कहा अरविंद नाम है। उन्होंने कहा आप आईएमडी गए थे? हमने कहा हाँ गया था सर। टूर अप्रूव्ड है? हमने कहा नहीं साहब, टूर तो नहीं अप्रूव्ड है। क्यों नहीं अप्रूव्ड है? हमने कहा साहब मैंने तो अप्रूवल के लिए फाइल भेजी, नहीं अप्रूव हुआ, तो चले क्यों गए? हमने कहा सर विश्वविद्यालय की एक गरिमा होती है, नेशनल प्लेटफॉर्म पर उसको प्रेजेंट करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, वहाँ फैजाबाद एब्सेंट रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग थी, वहां से कहा देते हैं अच्छा, तो टूर कैसे अप्रूव्ड होगा? किससे कह दें? आपके हेड से कह दें? हमने कहा नहीं सर, डीआर के यहाँ टूर है, ने तो लिख ही दिया था। तुरंत उन्होंने डीआर को फोन लगाया, पीए से जो भी सिस्टम हो, डीआर साहब लाइन पर थे, और उन्होंने कहा कि भाई देखिए अरविंद हमारे पास है, इनका टूर क्यों नहीं अप्रूव हुआ, इसको विदिन आप तुरंत टूर अप्रूव करिए। वही बीसी साहब जो यूथ अगेंस्ट करप्शन के लिए मेरे खिलाफ थे, निकाल दीजिए वाले। फिर उसके बाद में मुझसे कहे और क्या दिक्कत है? सैलरी वैलरी का मैंने बताया जो थोड़ा डिस्क्रिपेंसी थी कि सर इतना हो जाए, विसंगति है थोड़ा। तो उन्होंने कहा भाई देखिए इनका सैलरी का भी ठीक कर दीजिए। फिर मेरे सारा उन्होंने सही किया। कहने का मतलब ये होता है कि आप अच्छा काम करेंगे तो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो खट्टी मीठी यादें रही विश्वविद्यालय के साथ। शायद ये वो छवि जो लोग जानते होंगे कि इस टाइप की छवि थी, तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि हम लोग हमेशा इस तरीके के कामों में कभी नहीं रहे हैं। जैसे हमारे देश की एक परंपरा रही है
कि भारत देश एक ऐसा देश है दुनिया में जिसे अपने पूर्वजों पर गर्व है, कि इसे कभी माफी नहीं मांगनी पड़ी, क्योंकि कभी गलती नहीं की हमारे पूर्वजों ने। तो मुझे गर्व है कि हम ऐसे विश्वविद्यालय के छात्र हैं कि जो कभी ऐसे गतिविधियों में नहीं रहे कि हमें माफी मांगनी पड़े। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय इतना कुछ दिया उस विश्वविद्यालय ने। हमारे जूनियर डॉक्टर आलोक सिंह जी वहां पर हैं, डॉक्टर अनिल जी बलिया में इस समय हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सब लोगों का बड़ा सानिध्य मिला। और 2 चीज आपको बताना चाहूंगा, नौकरियों के लिए कभी ना भागिए। मैंने सिर्फ 2 जगह अप्लाई किया अपने जीवन काल में, कहीं अप्लाई ही नहीं किया नौकरी के लिए। और मैं जहां हूँ IIT में हूँ, मेरा कॉल लेटर मैंने अप्लाई करने से पहले निकला हुआ था, आपको विश्वास नहीं होगा। मैं CSA गया, वहां मैं कभी भी गया तो मैं शर्तों पे अपनी नौकरी किया हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं नौकरी के लिए मैं किसी से सिफारिश कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, कभी नेवर। और मैंने अपना जब नर्सरी चलाया तो उसको भी अपने दम पर चलाया। गौतम जी आज भी वाइस चांसलर हैं, बड़े लंबे कालखंड थे, उनके साथ मैंने काम किया, वो हमारी नर्सरी तक जाते थे। कभी आप चर्चा करिए उनसे, कभी बात करिएगा तो बताएंगे। कहने का मतलब बड़े लेवल पर काम किया और बहुत अच्छे से किया, उसको तैयारी के साथ किया। तो मेरा भी आप लोगों से यही आग्रह है कि जब भी कोई काम करिए तैयारी से करिए। और समय बहुत ज्यादा हो गया है और मुझे अब इस कार्यक्रम को समाप्त करना ही होगा। मैं किसी और कार्यक्रम में मिलूंगा और चर्चा करूंगा। और सब लोगों के अंदर में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। अभी मैं लॉकडाउन में रामचरितमानस देख रहा था, रामायण जो बनाया था रामानंद सागर जी ने। तो उसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जब एक प्रसंग आता है, रामचंद्र जी और चारों भाइयों की जब शिक्षा पूरी हो गई तो उन लोगों ने क्या किया कि शिक्षा पूरी करने के बाद जब वो जाने लगे अपना सेवा के लिए, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए में, तो विश्वामित्र जी ने यही कहा कि जो अच्छी चीजें हमने बताई हैं उसको आप अपने साथ ले जाइए, जो बुराइयां हैं, जो हमारी कमियां हैं, उनको आप यहीं पर छोड़ दीजिए, वो आप न ले जाइए। तो हर लोगों के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गुरु हो, चाहे प्राध्यापक हो, चाहे प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग हों। तो मेरा अपने विद्यार्थियों से, विश्वविद्यालय परिवार से यही निवेदन है, यही आग्रह है कि उन अच्छाइयों को आप लीजिए और उन बुराइयों को आप न लीजिए, उन अच्छाइयों को लेते हुए आगे बढ़िए। हम सभी को मिलकर विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना है। ये बड़ा अच्छा अवसर है कि विश्वविद्यालय में इस समय एक बहुत ही सशक्त नेतृत्व है, एक विजनरी हाथ में विश्वविद्यालय है। मुझे लगता है आने वाले समय में विश्वविद्यालय की पहचान, जो अपनी प्रतिष्ठा को विश्वविद्यालय ने खोया बीते वर्षों में, उस पहचान को पुनर्स्थापित करेगा। मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि डॉक्टर RK जोशी जी जैसे वहां पर प्राध्यापक हैं। सिसोदिया जी तो रिटायर हो गए, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया चीजों से, उन्होंने रिजाइन किया है बड़े बड़े पदों पर रह के। ये अपने में बड़ी बात है जब लोग पदों के लिए लालायित रहते हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें महिमा करनी चाहिए, इसका गौरवगान करना चाहिए ऐसी चीजों का। और मुझे खुशी होती है। और मेरे बड़े अच्छे अच्छे लोग सीनियर से जब मिलता हूँ, अभी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा जी ADM हैं हरिद्वार में, मेलाधिकारी हैं। मुझे जब पता चला कि सीनियर में कभी मिला भी नहीं था, मैंने अभी मार्च के कार्यक्रम में उनको गेस्ट ऑफ ऑनर रखा। मेरे डायरेक्टर साहब बड़ा शॉक थे, अरे भाई ये कैसे ADM साहब आ गए। जब चर्चा हुई कि अरे वो तो ग्रेजुएट हैं, उसके एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, PhD से हैं, नरेंद्र देव से पढ़े हुए हैं, हमारे सीनियर हैं, तब उनको पता चला एग्रीकल्चर के हैं। बड़ी रुचि रहती है उनकी, वो जाते हैं कार्यक्रमों में इतने प्रशासनिक दायित्व के बाद। तो हमें अपने मूल काम को नहीं भूलना चाहिए, हमें करना चाहिए। फिर कभी चर्चा करेंगे, बड़ा लंबा विषय हो गया और आज मैं वैसा नहीं रख पाया जैसा रखना चाहता था, सबका नाम भी नहीं ले पाया। और विभाग में मैं चाहूंगा कि मौसम विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि इतनी अच्छी टीम है, उस विभाग के नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर सीताराम मिश्रा सर हैं। हम लोग तो उस समय जब रजिस्ट्रेशन के समय पैसे नहीं होते थे तो मिश्रा सर से ले लेते थे। एक बार कभी कभी समय पे लौटा नहीं पाते थे, तो एक बार उन्होंने कहा कि अरविंद मेरे छोटे भाई हैं यार, वो भी ले जाते हैं, वो तो बिल्कुल लौटाते ही नहीं है, वो तो वैसे ही ले जाते हैं। हम लोग कभी जब कह दिए कि सर 10 दिन में लौटाएंगे, तो वो कहते थे कि अरे ठीक है। कभी कभी नहीं आता था समय पर, पैसे खुद भी कमाए, परिवार से भी मांगे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आती थी 10 दिन में कहे तो नहीं होता। तो हम लोग को बड़ा शाई फील होता था उनसे फेस करने में कि सर क्या कहेंगे। तो कह देते थे अरे भाई फलाने तो ले गए, छोटा भाई ले गया, वो तो लौटाया ही नहीं। और समाज में रहिएगा तो बड़ा वो आता है। मैं और बहुत बातें आपको बताऊंगा, अपनी बातें बताऊंगा, और महापुरुषों की तो है ही हैं। और सर इतने समय तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
जो भी इस लाइव को अभी सुन रहे थे हमारे साथ में, उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक मुझे सुना, और इसमें बहुत सी बातें हो सकता है उनको अच्छी न लगी हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा हाथ जोड़ के, और उनसे प्रणाम निवेदित करूंगा। एनडीयूएटी मस्ती टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, और मैं चाहूंगा कि ऐसे विद्यार्थियों को भी बुलाएं जो कृषि कर रहे हैं। धर्मवीर सिंह एक विद्यार्थी है, वो खेती कर रहा है, उनको भी बुलाएं। वाद्या सिंह कृषक है, उनको बुलाएं। जिन लोगों की बातें अच्छी न लगे उनको भी बुलाएं, कुछ उनका सुझाव होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और एक बार पुनः मैं अपने ऐसे आज के जो हमारे दिवंगत आत्मा है प्रोफेसर पद्माकर त्रिपाठी सर, इतने नामचीन साइंटिस्ट हैं, उनके लिए मैं एक बार पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, इतनी पुण्य आत्मा को आप सदगति प्रदान करते हुए अपने श्री चरणों में स्थान दें। देखिए मेरे फोन बार बार बज रहे हैं, मुझे लगता है आज मुझे देर रात तक लोगों के फोन अटेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि शॉकिंग न्यूज है। ईश्वर के लिए इतना ही मैं समझता हूँ कि ये हमारे गुरु को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि आज मैं एनडीयूएटी मस्ती टीम से आके पूरे देश और दुनिया के सामने उनकी बात को रखा। और एक बार मैं विशेष आभार प्रकट करूंगा अपने रघु सर का कि वो हमारे साथ जुड़े रहे। मैं जरूर सर आपसे जुड़ूंगा, आप अपना ईमेल आईडी मुझे शेयर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं दे दूंगा भाई। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे, बहुत अच्छा रहा। आप बहुत जो बहुत है धन्यवाद सर, प्रणाम। आप सब बोल दिए, बड़ा अच्छा रहा, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमको जो मैं 4 बजे जो उठा, देखा कि भाई त्रिपाठी जी का देहावसान हो गया, तो आई वाज द फर्स्ट वन टू पे माय कंडोलेंसेस टू हिम। जी सर, जी सर, तो जी सर, ये जान के अच्छा लगा कि ये आदत हमको जो है डॉक्टर बीबी सिंह ने दिया। 4 बजे हम लोग साथ में टहलने जाते थे। हाँ सर, हाँ सर। नहीं सर का भी मैसेज आ गया था सर, उन्होंने भी कंडोलेंस व्यक्त किया है। बीबी सिंह सर ने हमारी पोस्ट पर। त्रिपाठी जी का जो है, अब आप बहुत लोग तो उनके बाद हम पैदा हुए होंगे भाई। त्रिपाठी जी और आपके ये फतेह बहादुर सिंह थे, वही सिंह नहीं लिखते थे, बस्ती के जगदीश लाल श्रीवास्तव थे, जी और सर, जी सर, जी सर। कल्याण सिंह थे हमारे देवरिया छगावा के। ये सब लोग एक हमसे 3-4 साल सीनियर थे लोग। जी सर, जी सर। तो हम लोग जो है वहाँ ये आरएसएस की शाखा में जाया करते थे। जी सर, जी सर। तो आरपी सिंह सर आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये रुद्र प्रताप सिंह जी, इंटोमोलॉजिस्ट आजमगढ़ वाले, हमारे सीनियर। बिल्कुल मैं उनको जानता हूँ मैं जी जी। उसके बाद जो है त्रिपाठी जी से, अरे हम लोग जो आपने तो सब बोल दिया भाई। आपने जयप्रकाश नारायण का नाम लिया, सुंदरकांड का लिया। तो जब जेपी मूवमेंट जब शुरू हुआ था 75 में, तो बेतिया हाता में हम ही लोगों ने जो है, हमने त्रिपाठी जी और आपके जोगिंदर सिंह, जगदीश श्रीवास्तव, हम लोगों ने जो है जेपी का। अरे वाह सर, ये परम सौभाग्य है कि आपका दिव्य दर्शन हुआ। मैं आपको सादर नमन करता हूँ सर। उस आंदोलन से रहने वाले हो, कहाँ के जिले के हो? मैं सर जिला क्या, मेरा तो विश्वविद्यालय की बाउंड्री से घर लगा है, डुबियारा गांव पड़ता है, और मेरा घर बिल्कुल रायबरेली हाईवे पर है। अच्छा, बस बिल्कुल दूसरा किलोमीटर सर। पहला किलोमीटर वो जो बरम बाबा है, पीपल वाला पेड़ गेट के पास। एक नंबर। नहीं, हम लोग उधर वो पिछला, और बस पिछला से लगा हुआ सर, पिछला से बिल्कुल बगल वाला डुबियारा। और जैसे अयोध्या फैजाबाद ट्विन सिटी है सर, वैसे पिछला डुबियारा गांव जो है। आपके अमानीगंज के यहाँ पर यहाँ है एक खर्रे साहब, वहाँ आपके जो अमानीगंज में श्रीवास्तव लोग जो है खर्रे लिखते हैं। हाँ सर, हाँ, कुछ खरे लिखते हैं, कुछ लोग तो सक्सेना लिखते हैं, निगम लिखते हैं, सहाय लिखते हैं। आपके खरे यहीं पर हैं। उनकी शादी हमारे एक जूनियर से हुई है, तो ही इज इन न्यूयॉर्क। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो आपके एरिया के बहुत लोग हैं मतलब। और ये सर त्रिपाठी सर का लड़का भी वही अमेरिका में ही है इस समय। इनका जो पद्माकर सर का छोटा वाला है। अच्छा, हाँ। पहले तो सर वो साउथ डेकोटा यूनिवर्सिटी में था, तो उसमें मिशिगन में, पता नहीं इस समय कहाँ है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। यहाँ पर तो डॉक्टर बीपी सिंह का ग्रैंडसन एक है जो यहीं पर, इस समय तो वहीं पर है, लेकिन यहीं पर है वो सुधांशु का लड़का यहीं पर है। क्योंकि काफी दिनों से मैं कांटेक्ट में उसके लड़के के नहीं हूँ। सर से तो मैं रहता हूँ उनसे, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं हुई, तो मैं जानकारी एग्जैक्ट नहीं, लेकिन वहीं सेटल्ड है सर। पीएचडी वहीं किया, उसके बाद त्रिपाठी जी वहाँ पर न्यूयॉर्क में है, जो वहीं के आपको कुमारगंज के ही हैं। अच्छा, तो हो सकता है सर वही हो। नहीं, श्रीवास्तव जी लोग तो बहुत है भाई। श्रीवास्तव जी लोग तो इंडिया में हर जगह है। दे आर वेरी गुड इन एजुकेशन। हम लोग तो श्रीवास्तव जी लोगों से लेते हैं कि भाई अगर हम लोग संख्या में सर बहुत कम है, तो इसलिए जो है बहुत कम रहते हैं संख्या में। नहीं भाई, आपको बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक अमेरिका में न्यूज आया था कि देवरिया का एक श्रीवास्तव परिवार है जिसमें 8 MD हैं। अरे वाह सर, बहुत अच्छी बात है। और वो मालूम हुआ तो हमको किसी ने कॉल किया, तो संजोग से वो हमारे गांव के बगल में गांव ठाकुर गौरी है, वहाँ के श्रीवास्तव जी हमारे फादर के साथ थे।
8 हैं, 8 उनके यहाँ एमटी हैं। देवरिया ठाकुर गौरी एक गांव है, लाल रोड के पास है। जी सर। तो यहाँ सर आप अपना कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कीजिएगा तो मैं आपसे बात करूंगा सर। मैं यहाँ पर हाँ सर, तो बहुत अच्छा लगा सर आज इस कार्यक्रम से जुड़ के। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। और मैं आपका विशेष आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर कि आप मुझ जैसे, हम जैसे विद्यार्थियों को आपने सुना, जो आपके सामने हम लोग तो कुछ नहीं है, और हमारा उत्साह बढ़ाया। नहीं, आपका सुनते हुए मैं 2 किलोमीटर टहल लिया। अरे वाह सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। या 2 कमरे में जो 2 किलोमीटर में टहल भी लिया। बहुत अच्छा सर, ये तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हुआ। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा रहा। और आपको मतलब और शिव प्रताप ने हमको कनेक्ट किया, क्योंकि मैं मैसेज हाँ, मैं था लेकिन एक्चुअली सर शिव प्रताप सर हैं, डॉक्टर राजाराम यादव सर हैं, वो बहुत सुपर सीनियर है हमारे। यादव जी पंतनगर में थे हमारे साथ। जी सर, जी सर, जी थे पंतनगर में। तो मैं उनके साथ सर हम लोग, उनका सानिध्य तो नहीं मिला, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ा हम लोगों का ध्यान रखते हैं, लगता है कि बिल्कुल छोटे भाई हैं आदमी हैं। और कल जो हरिश्चंद्र भाई ने बोला था, वो तो हमारे साथ अभी पंतनगर वाले वहाँ पर हैं, जोशी भी पंतनगर के ही हैं। हरिश्चंद्र सर के साथ तो हम लोग संगठनात्मक काम बहुत किए हैं सर। उनका डायरेक्ट विद्यार्थी तो नहीं रहा मैं, तो बड़ा सीखा उनसे सर, उनसे बड़ा टच में रहता हूँ। जो है वो पीके सिंह, वीके सिंह और दिग्विजय। जी सर, जी सर। तो वो जो है ये तीनों लोग थे। तो वहाँ पर और दिग्वीर जो है वो तो कनाडा में आ गया है, लेकिन साथ पीके सिंह की डेथ हो गई है। अच्छा सर। और अच्छा। ये हमारी शादी का शूट जो है रुद्रपुर में वही गए थे, पीके सिंह और वीके सिंह और हरिश्चंद्र भाई जो है। जी जी। तो बड़ा अच्छा रहा। फिर मिलेगा, टाइम हो रहा है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल, टाइम इनका हो रहा है सर, इन लोगों का एक स्लॉट होता है। मैं भेज दूंगा अपना। बड़ा अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। ओके। हाँ सर, मैं शिव प्रताप सर से बात करके नंबर आपका ले लूंगा सर। उनके पास सब ईमेल भी है और ये व्हाट्सएप फोन वगैरह भी है। हाँ सर से मैं बात करके ले लूंगा सर। मैं आज तो मैं किसी का नाम भी नहीं ले पाया इसी चक्कर में सर। नहीं, मैं तो देवरिया का रहने वाला हूँ। जी सर, जी सर, सलेमपुर तहसील का। जी सर। तो शिव प्रताप से लेना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को, और दूसरे किसी सत्र में फिर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।